कस्टम ब्रोकर एग्जाम MCQ पार्ट 7 CS CWS स्टूडेंट के लिए भी जरूरी हिंदी वर्जन। Q1 कस्टम्स वैल्यूएशन की रेसिडुअल मेथड सही कथन। सही विकल्प। भारत में उपलब्ध डेटा के आधार पर उचित साधनों का उपयोग करके मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण नियम 9 अवशिष्ट विधि। रेसिडुअल मेथड तभी लागू होता है जब रूल्स 3 से 8 फेल हो जाते हैं। वैल्यू सही तरीकों का इस्तेमाल करके तय की जाती है जो इसके हिसाब से है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14। WTO मूल्यांकन समझौता। भारत में उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? दूसरे देश को एक्सपोर्ट की कीमत खास तौर पर मना है। भारतीय सामान की भारत में बिक्री कीमत घरेलू कीमत की इजाजत नहीं है। एक्सपोर्ट करने वाले देश का घरेलू बाजार कीमत इजाजत नहीं है। एग्जाम टिप। रेसिडुअल मेथड फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन सख्त रो के साथ। Q2 अता कार्नेट भारत में गारंटी। सही जवाब फिक्की। स्पष्टीकरण अता कार्नेट एक इंटरनेशनल कस्टम डॉक्यूमेंट है। यह टेम्पररी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अनुमति देता है। भारत में जारीकर्ता एवं गारंटी प्राधिकरण फिक्की ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत काम करता है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? DGFT ट्रेड पॉलिसी अथॉरिटी। CBIC कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन गारंटर नहीं। असोचम अता कार्नेट के लिए नोटिफाई नहीं किया गया। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य। भारत में ATA कार्नेट फिक्की। प्रश्न 3 भारतीय सीमा शुल्क जल सीमा। सही जवाब आधार रेखा से 200 समुद्री मील। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट 1962 मैरीटाइम जोन्स एक्ट के साथ पढ़े के अनुसार 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। कवर प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? 12 नॉटिकल माइल्स सिर्फ टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स सिर्फ कॉन्टिगुअस जोन, 100 नॉटिकल माइल्स कोई कानूनी आधार नहीं। रिफंड क्लेम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड इस्तेमाल पर पेनल्टी किस प्रोविजन के तहत दी जाती है? सही जवाब कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 114। स्पष्टीकरण क्यों? रिफंड का धोखाधड़ी वाला दावा जिसमें एक्सपोर्ट बटा कस्टम्स लिंक रिफंड में ITC का गलत इस्तेमाल शामिल है को झूठे डॉक्यूमेंट्स बटा गलत घोषणा का इस्तेमाल माना जाता है। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 114A खास तौर पर कस्टम्स मामलों में जानबूझकर या जानबूझकर गलत घोषणाएं, गलत डॉक्यूमेंट्स या बयान देने पर सजा का प्रावधान करता है। एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड, एक्सपोर्ट पर IGST रिफंड, ड्रॉबैक वगैरह कस्टम्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, CGST नियमों के तहत नहीं। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? CGST नियमों का नियम 9 रजिस्ट्रेशन से संबंधित, पेनल्टी से नहीं। IGST एक्ट का सेक्शन 10 सप्लाई की जगह, पेनल्टी नहीं। एग्जाम टिप धोखाधड़ी प्लस झूठे दस्तावेज प्लस एक्सपोर्ट रिफंड सेक्शन 114A कस्टम्स एक्ट। डॉक्यूमेंट रिपोर्ट मिलने पर सही ऑफिसर को कितने महीनों के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना चाहिए? सही जवाब 2 महीने। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18(2) के अनुसार एक बार आयातक आवश्यक दस्तावेज सूचना प्रस्तुत कर देता है। सही अधिकारी को 2 महीने के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना होगा। हायर अथॉरिटी से एक्सटेंशन मुमकिन है लेकिन नॉर्मल कानूनी समय 2 महीने। आपका जवाब गलत क्यों था? कस्टम्स एक्ट में 3 महीने का समय तय नहीं है। 6 महीने बटा 1 महीना भी गलत है। एग्जाम टिप प्रोविजनल असेसमेंट प्लस मिले हुए डॉक्यूमेंट्स 2 महीने। Q6 इनमें से कौन सी एजेंसी स्विफ्ट में ऑनलाइन मैसेज एक्सचेंज मोड का हिस्सा है? सही जवाब ऊपर दिए गए सभी। स्पष्टीकरण स्विफ्ट ट्रेड को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस कई पार्टनर सरकारी एजेंसियों PGA को कस्टम्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़ता है। इसमें शामिल एजेंसियां हैं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, प्लांट क्वारंटाइन PQ, एनिमल क्वारंटाइन और सर्टिफिकेशन सर्विसेज AQCS। चूंकि सभी स्विफ्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सही विकल्प उपर्युक्त सभी है। केवल WCCB का चयन करना गलत क्यों था? सवाल यह है कि कौन कौन सी एजेंसियां स्विफ्ट का हिस्सा है, सिर्फ एक नहीं। स्विफ्ट एक मल्टी एजेंसी प्लेटफॉर्म है। प्रश्न 7 गणना मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007। सवाल कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना रूल्स 2007 के तहत कंप्यूटेड वैल्यू किस रूल के तहत मेंशन की जाती है? सही उत्तर नियम 8। स्पष्टीकरण कस्टम्स वैल्यूएशन नियम एक सीक्वेंशियल मेथड नियम 3 को फॉलो करते हैं। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 4 और दूसरे तरीके फेल हो जाते हैं तो वैल्यूएशन स्टेप बाय स्टेप होता है। नियम 8 गणना मूल्य विधि। गणना मूल्य में शामिल है उत्पादन निर्माण की लागत, लाभ और सामान्य व्यय,
पैकिंग का खर्च, निर्धारित अन्य शुल्क। एग्जाम टिप, कैलकुलेटेड वैल्यू रूल 8, अवशिष्ट विधि नियम 9, Q8 प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशन 2018 के तहत पेनल्टी। सवाल, कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन रेगुलेशन 2018 के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करने वाले इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या कस्टम्स ब्रोकर के लिए क्या पेनल्टी है? सही उत्तर 50,000 रुपए तक। स्पष्टीकरण, रेगुलेशन में मॉनेटरी पेनल्टी का प्रावधान है जो बॉन्ड अमाउंट से जुड़ा नहीं है। अधिकतम निर्धारित जुर्माना 50,000 रुपए। गलत विकल्प, 1,00,000 रुपए निर्धारित नहीं। बॉन्ड अमाउंट के बराबर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 25,000 रुपए वैधानिक सीमा से कम। एग्जाम टिप, कई कस्टम रेगुलेशन पेनल्टी की लिमिट 50,000 रुपए बहुत आम MCQ तय करते हैं। Q9 प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस कस्टम्स कानून। सवाल, प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2016 के अनुसार प्राइवेट वेयरहाउस के लिए लाइसेंस कौन देता है? सही जवाब, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त। Q10 बिल ऑफ एंट्री की देरी से फाइलिंग चार्ज। प्रश्न, यदि बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस प्रसंस्करण विनियमन 2018 के विनियमन 4(1) के तहत समय के भीतर बिल ऑफ एंट्री दायर नहीं किया जाता है तो क्या विलंब शुल्क देय है? सही जवाब, पहले 3 दिनों के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन, उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन। Q11 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी किसके सामने लेनी होती है? सही जवाब, या तो सीमा शुल्क का राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 102(1). स्पष्टीकरण बहुत जरूरी, अगर किसी व्यक्ति की कस्टम अधिकारी तलाशी लेने वाला है तो उसे यह मांग करने का कानूनी अधिकार है। कस्टम के किसी गैजेटेड ऑफिसर के सामने की जाए या मजिस्ट्रेट के समक्ष, अधिकारी को व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में बताना चाहिए। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? कानून सर्च को सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर तक ही सीमित नहीं करता है। विकल्प सीमा शुल्क का राजपत्रित अधिकारी अधूरा है। आते या तो ए या बी सही है। एग्जाम टिप, व्यक्ति की तलाशी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट में से चुने। Q12 नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इंपोर्ट सर्टिफिकेट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? सही जवाब, संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक्साइज परमिट। कानूनी आधार, NDPS अधिनियम 1985। NDPS नियम, नशीली दवाओं पर कंट्रोल करना सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट सर्टिफिकेट, राज्य सरकार आबकारी परमिट। स्पष्टीकरण, इंपोर्ट अप्रूवल के बाद भी स्टेट एक्साइज अथॉरिटीज इन चीजों को कंट्रोल करती है। भंडारण, वितरण, राज्य के भीतर खपत, इसलिए राज्य सरकार का एक्साइज परमिट जरूरी है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? DGFT विदेशी व्यापार को संभालता है, नशीले पदार्थों के नियंत्रण को नहीं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एडवाइजरी रेगुलेटरी, एक्साइज परमिट नहीं। केंद्र सरकार एक्साइज परमिट जारी नहीं करती है। एग्जाम टिप, नार्कोटिक्स इंपोर्ट सर्टिफिकेट सेंटर प्लस एक्साइज परमिट स्टेट। Q13 इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट की लागत में क्या शामिल है? वैल्यूएशन रूल्स 2007। सही जवाब, ए और बी दोनों। चार्टर जहाज पर जहाज का डेमरेज चार्ज, बार्ज चार्ज। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 का नियम 10(2)(a). स्पष्टीकरण, ट्रांसपोर्ट की लागत में इंपोर्ट की जगह तक होने वाले सभी खर्च शामिल है। यह भी शामिल है शिप डेमरेज, अनलोडिंग तक देरी का चार्ज। बार्ज चार्ज मदर वेसल से पोर्ट तक कार्गो लाने के लिए इस्तेमाल होता है। शिप डेमरेज क्यों शामिल है? यह ट्रांसपोर्ट की सीधी लागत है, भारतीय बंदरगाह पर माल लाने के लिए आवश्यक, इसलिए आकलन योग्य मूल्य में जोड़ा गया। प्रश्न 14, आयुक्त अपील आदेश के विरुद्ध अपील सामान मामला। सवाल, सामान के तौर पर इंपोर्ट किए जाने वाले मामले में कमिश्नर अपील्स के आदेश के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत अपील किसके पास की जा सकती है? सही जवाब, अपर सचिव संशोधन प्राधिकरण। प्रश्न 15, IPR आयातित वस्तुएं प्रवर्तन नियम 2018। सवाल, इनमें से कौन से 8 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड्स एनफोर्समेंट रूल्स 2018 के तहत नहीं आते हैं? सही जवाब, पेटेंट अधिनियम 1970। स्पष्टीकरण क्यों? IPR इंपोर्टेड गुड्स एनफोर्समेंट रूल्स 2018 कस्टम्स को नियम तोड़ने वाले इंपोर्टेड गुड्स के क्लियरेंस को सस्पेंड करने का अधिकार देता है। हालांकि सभी IPR बॉर्डर पर लागू नहीं होते हैं। सीमा शुल्क IPR नियमों के अंतर्गत आने वाले IPR, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, डिजाइन एक्ट 2000 कवर नहीं किए गए IPR।
पेटेंट अधिनियम 1970। कारण, पेटेंट उल्लंघन में टेक्निकल जांच शामिल है जिसे कस्टम अधिकारी बॉर्डर पर प्रैक्टिकली जांच नहीं कर सकते, इसलिए पेटेंट एक्ट आईपीआर इंपोर्टेड गुड्स रूल्स के तहत नहीं आता है। प्रश्न 16 विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023। प्रश्न, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब, ये एक ओपन एंडेड पॉलिसी है। स्पष्टीकरण, पहले एफटीपी एक तय समय जैसे 2015 से 20 के लिए जारी किए जाते थे। एफटीपी 2023 मुख्य विशेषता, ओपन एंडेड पॉलिसी, कोई तय आखिरी तारीख नहीं, जरूरत पड़ने पर नोटिफिकेशन और पब्लिक नोटिस के जरिए बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष है, गलत। पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है, गलत। इसलिए गलत बयान यह था कि एफटीपी का एक निश्चित समय होता है। Q.17 सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर इंपोर्ट के लिए अयोग्य सामान एफटीपी 2023। सवाल, एफटीपी 2023 के अनुसार कौन से सामान सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर इंपोर्ट की इनएलिजिबल कैटेगरी में आते हैं? सही जवाब, ए और बी दोनों। स्पष्टीकरण, एफटीपी 2023 कई इंपोर्ट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की इजाजत देता है, लेकिन कुछ सेंसिटिव सामान इससे बाहर है। प्रश्न 18 कुरियर आयात और निर्यात विनियम 2010। प्रश्न, कुरियर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2010 के पाबंदियां किस पर लागू नहीं होती? सही उत्तर, रत्न और आभूषणों का निर्यात। स्पष्टीकरण, संक्षिप्त और स्पष्ट। कुरियर रेगुलेशन में मुख्य रूप से प्रतिबंधित निषिद्ध वस्तुओं को कवर करती है जैसे पशु और पौधे, गलत भारत मानचित्र वाले प्रकाशन, कुछ नाशवान वस्तुएं। जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट एक रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी है जिसके लिए विशिष्ट निर्यात प्रक्रियाएं मौजूद है जैसे ईपीसीजी एफटीपी मानदंड, इसलिए कुरियर पाबंदियों से छूट है। जानवरों पौधों का इंपोर्ट बहुत ज्यादा पाबंदी, गलत मैप मना है। खराब होने वाली चीजें खास हैंडलिंग जरूरी है। प्रश्न 19 विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023। प्रश्न, एफटीपी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर, 20% से ज्यादा बेसिक कस्टम ड्यूटी वाली सभी चीजों को सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर इंपोर्ट की इनएलिजिबल कैटेगरी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। स्पष्टीकरण, एफटीपी 2023 में सेल्फ डिक्लेरेशन इंपोर्ट के लिए सब आइटम जिनका बीसीडी 20% हो अपने आप अयोग्य नहीं होते। अपात्रता विशेष अधिसूचना सूची से तय होती है, सिर्फ ड्यूटी रेट से नहीं। बाकी बातें सही क्यों है? प्रोजेक्ट इंपोर्ट ईपीसीजी से बाहर होते हैं। डायमंड इंडिया लिमिटेड, दिल, जेम्स एंड ज्वेलरी के नॉमिनेटेड एजेंसी के लिए इस तरह सभी विकल्प सही है, गलत हो जाता है। प्रश्न 20 तस्करी का माल सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सवाल, स्मगलिंग के सामान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही उत्तर, सभी विकल्प सही है। कानूनी आधार धारा 111 और 119 उदास्माइली, एक तस्करी के सामान को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान जब्त किया जा सकता है। 2 पैकेज नियम, अगर पैकेज में कोई एक आइटम जब्त किया जा सकता है, पूरा पैकेज प्लस बाकी सामान भी जब्त करने योग्य। 3 फॉर्म बदलना, तस्करी के सामान का फॉर्म बदलने के बाद भी जब्त करने योग्य। Q21 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत गाड़ी को रोकने और उसकी तलाशी लेने के लिए सही ऑफिसर कौन है? सही जवाब, प्रिवेंटिव ऑफिसर बटा कस्टम्स के एग्जामिनर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी। कानूनी तर्क, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 106 किसी सही ऑफिसर को स्मगलिंग का शक होने पर किसी भी गाड़ी को रोकने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार देता है। एक्ट इस पावर को सिर्फ एसीडीसी जैसे सीनियर अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रखता है। प्रैक्टिस और कानून में प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर फ्रंटलाइन ऑफिसर होते हैं जिन्हें ये काम सौंपे जाते हैं। अवरोधन, खोज, वाहनों की जब्ती। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? जॉइंट कमिश्नर बटा असिस्टेंट कमिश्नर बटा सुपरिटेंडेंट, इन अधिकारियों के पास भी पावर होती है, लेकिन कम से कम प्रिवेंटिव एग्जामिनर रैंक जरूरी है, इसलिए इसे सिर्फ ऊपर के रैंक तक सीमित करना गलत है। एग्जाम टिप, जब भी सवाल पूछा जाए कि कौन रोक सकता है, तलाशी ले सकता है, जब्त कर सकता है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में सोचें। Q22 एंटी डंपिंग ड्यूटी किस सेक्शन के तहत लगाई जाती है? सही जवाब, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9A। अवधारणा स्पष्टीकरण, एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब भारत को सामान सामान्य कीमत से कम पर एक्सपोर्ट किया जाता है। इस तरह की डंपिंग से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता है। यह ड्यूटी सेक्शन 9A के तहत आती है, जिसे इस तरह पढ़ा जाता है। एंटी डंपिंग नियम 1995, WTO एंटी डंपिंग समझौता। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? अनुभाग, कवर, धारा 3, अतिरिक्त शुल्क CVD, धारा 8B, सुरक्षा कर्तव्य, धारा 9, प्रतिकारी शुल्क। प्रश्न 23
अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य संवर्धन। सही जवाब 15%। स्पष्टीकरण, विदेश व्यापार नीति FTP के तहत एडवांस ऑथराइजेशन से एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए इनपुट का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है। मिनिमम वैल्यू एडिशन सुनिश्चित करना होगा। सामान्य न्यूनतम मूल्य संवर्धन 15%। ज्वेलरी जैसे खास सेक्टर के लिए ज्यादा वल लागू हो सकता है। पर 24 बिल ऑफ एंट्री पेश करने की समय सीमा, धारा 46 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही जवाब, जिस दिन जहाज कस्टम स्टेशन पर पहुंचता है उससे पहले वाले दिन, छुट्टियों सहित के खत्म होने से पहले। स्पष्टीकरण, क्यों? धारा 46(3) प्रवेश पत्र की अग्रिम फाइलिंग की अनुमति देती है। जहाज के आने से पहले BOE फाइल कर सकता है, समय सीमा पहुंचने से ठीक पहले वाले दिन के आखिर तक। छुट्टियां शामिल है। एग्जाम टिप, छुट्टियों सहित और दिन से पहले शब्द इस ऑप्शन को यूनिक और सही बनाते हैं। सामान में अनधिकृत आयात के लिए अभियोजन। सही जवाब 50,000,000 रुपए या उससे अधिक। स्पष्टीकरण, क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन तब शुरू किया जा सकता है कंपेटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से, जब तस्करी बैगेज के जरिए की जाती है और बाजार मूल्य 50 लाख रुपए। एग्जाम टिप, बैगेज केस के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट याद रखें, कमर्शियल कार्गो केस से कम। प्रश्न 26F कार धारक CBLR 2018 कौन है? सही जवाब, वो व्यक्ति जिसने रेगुलेशन 6 में बताई गई परीक्षा पास कर ली है। स्पष्टीकरण, क्यों? CBLR 2018 का रेगुलेशन 6 कार्ड के लिए एग्जाम। इस परीक्षा को पास करने के बाद व्यक्ति F कार्ड के लिए योग्य हो जाता है। इस तरह Q27 अलग अलग ड्यूटी रेट वाली चीजों से बने सामान। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 19। अवधारणा, जब एक कंसाइनमेंट में अलग अलग चीजें होती है और हर चीज पर अलग अलग रेट की ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि हर चीज की कीमत मात्रा का काफी सबूत मौजूद है या नहीं। सही नियम, अगर काफी सबूत पेश किए जाते हैं तो हर चीज पर उसकी लागू दर पर अलग से ड्यूटी लगाई जाती है। आपका पहला ऑप्शन गलत क्यों है? सभी लेखों पर सबसे कम दर लागू होती है। यह तभी लागू होता है जब पर्याप्त सबूत उपलब्ध ना हो, तब नहीं जब सबूत उपलब्ध हो। सही जवाब, यदि पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी वस्तु पर उस पर लागू दर से अलग से शुल्क लगेगा। Q28 कस्टम्स एक्ट के लिए एक्सचेंज रेट। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(3). अवधारणा, इंपोर्टेड एक्सपोर्ट किए गए सामान की वैल्यूएशन के लिए फॉरेन करेंसी वैल्यू को INR में बदलना होगा। रेट कौन तय करता है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। रेट्स सीधे RBI, वर्ल्ड बैंक या WCO से नहीं लिए जाते हैं। परीक्षा के जरूरी पॉइंट, CBIC ने विनिमय दरों को अधिसूचित किया। समय समय पर प्रकाशित, आमतौर पर हर 2 हफ्ते में। सिर्फ कस्टम वैल्यूएशन के लिए लागू। सही जवाब, बोर्ड CBIC द्वारा निर्धारित विनिमय दर। Q29 कुरियर के जरिए सामान का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। कानूनी ढांचा, कुरियर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2010। एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम ECCS। कथन A, इलेक्ट्रॉनिक कुरियर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट CEM फॉर्म F में फाइल किया जाता है। सही, कुरियर एक्सपोर्ट के लिए जरूरी। कथन B, ECCS पर कुरियर शिपिंग बिलों का अग्रिम मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। ECCS के तहत गलत, अग्रिम मूल्यांकन उपलब्ध है। निष्कर्ष, A सत्य है, B गलत है। सही जवाब, केवल कथन A सत्य है। प्रश्न 30, किन जहाजों के लिए अराइवल मैनिफेस्ट की आवश्यकता नहीं है? सही जवाब, केवल तटीय सामान ले जाने वाले जहाज। स्पष्टीकरण, सी कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट संशोधन विनियम 2019 के तहत अराइवल मैनिफेस्ट AM केवल आयात निर्यात कार्गों के लिए आवश्यक है। तटीय माल भारतीय बंदरगाहों के बीच परिवहन किया जाने वाला माल। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान नहीं है, इसलिए अराइवल मैनिफेस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? इंपोर्टेड सामान ले जाने वाले जहाज EM जरूरी है, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड सामान EM जरूरी। किसी भी तरह का सामान गलत, तटीय सामान छूट के दायरे में है। परीक्षा टिप, तटीय जहाज कोई आगमन घोषणा पत्र नहीं। Q.31 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ECL में OTC कैश जमा करने की लिमिट। सही जवाब 10,000 रुपए। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विनियम 2022 के अनुसार हर व्यक्ति के लिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा OTC कैश डिपॉजिट 10,000 रुपए। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? 5,000 रुपए पुरानी गलतफहमी, 20,000 रुपए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
इनमें से कोई नहीं गलत। परीक्षा टिप। ECL प्लस OTC कैश 10,000 रुपए प्रति दिन की लिमिट। प्रश्न 32, CSTT के समक्ष अपील स्वीकार्य नहीं है। सही जवाब वापसी का भुगतान। कानूनी प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 129 के तहत सेस्टैट इनसे जुड़ी अपील पर विचार नहीं कर सकता। शुल्क में छूट। वापसी का भुगतान। Q.Tens ई संचित का पूरा नाम क्या है? सही जवाब इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स का ई स्टोरेज और कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग। स्पष्टीकरण। ई संचित CBIC की एक पहल है। यह कस्टम्स और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड, स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग की सुविधा देता है। इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट फिजिकल सबमिशन के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग के लिए एप्लीकेशन ऑफिशियल एक्सटेंशन नहीं। नेटवर्क और हार्डवेयर CBIC अधिसूचना में ऐसा कोई शब्द नहीं है। सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग गलत शब्द। एग्जाम टिप। सही बात याद रखें, इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स का ई स्टोरेज और कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग। Q.34 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन CBLR 2018 के तहत सही कथन। सही जवाब लाइसेंस होल्डर लाइसेंस जारी करने वाले कस्टम कमिश्नर को लिखकर रिक्वेस्ट करके दिया गया लाइसेंस सरेंडर कर सकता है। स्पष्टीकरण। CBLR 2018 के रेगुलेशन 11 के तहत एक कस्टम्स ब्रोकर अपनी मर्जी से अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकता है। सरेंडर इस तरह होना चाहिए। लेखन में लाइसेंस जारी करने वाले कमिश्नर को संबोधित। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? लाइसेंस 15 साल के लिए वैध है। सही वैलिडिटी 10 साल, 15 नहीं। कानूनी उत्तराधिकारी को बिना शर्त ट्रांसफर। लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। उसकी मदद के लिए कार्ड होल्डर को काम पर रखें। कार्ड होल्डर्स को रख सकता है, कार्ड होल्डर्स को नहीं। एग्जाम टिप। लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल और 10 साल की वैलिडिटी। प्रश्न 35, AOT 2 से AOT 3 के लिए पात्रता। सही जवाब उन्होंने एप्लीकेशन की तारीख से पहले कम से कम 2 साल तक लगातार AOT 2 का स्टेटस लिया हो। स्पष्टीकरण। AO प्रोग्राम गाइडलाइंस के अनुसार AOT 2 से AOT 3 में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 2 साल तक लगातार AOT 2 स्टेटस होना चाहिए। प्रश्न 36, प्रसाधन सामग्री नियम 2020 के तहत केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण। प्रश्न, कॉस्मेटिक्स नियम 2020 के तहत केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन है? सही उत्तर भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI। स्पष्टीकरण। DCGI क्यों? प्रसाधन सामग्री नियम 2020 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत तैयार किया गया है। सेंट्रल लेवल पर कॉस्मेटिक्स के लिए लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी कंट्रोल CDSCO के तहत काम करने वाले DCGI के पास है। DCGI संभालता है सौंदर्य प्रसाधनों का आयात पंजीकरण, केंद्रीय अनुमोदन, समग्र नियामक पर्यवेक्षण। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का कारोबार करता है, कॉस्मेटिक्स का नहीं। कस्टम कमिश्नर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून लागू करता है, लाइसेंसिंग नहीं। संबंधित राज्य सरकार केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। एग्जाम टिप। प्रसाधन सामग्री केंद्रीय प्राधिकरण DCGI। प्रश्न 37, खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली अनुसूची। सवाल, खतरनाक और अन्य कचरा मैनेजमेंट और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट नियम 2016 के किस शेड्यूल में बताए गए सामान के इंपोर्ट पर रोक है? सही उत्तर अनुसूची 6। स्पष्टीकरण। खतरनाक कचरा नियम कचरे को अलग अलग शेड्यूल में बांटते हैं। अनुसूची प्रकृति, अनुसूची 3 शर्तों के साथ अनुमति, अनुसूची 4 अन्य विनियमित अपशिष्ट, अनुसूची V बेसल कन्वेंशन से संबंधित, अनुसूची 6 आयात के लिए निषिद्ध। शेड्यूल 6 में उन वेस्ट की लिस्ट है जिन्हें किसी भी हालत में भारत में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्यावरणीय जोखिम, विषाक्तता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। एग्जाम टिप। आयात निषिद्ध अनुसूची 6। प्रश्न 38, शिपिंग बिल में PMV का अर्थ। प्रश्न, शिपिंग बिल में PMV का क्या मतलब है? सही उत्तर वर्तमान बाजार मूल्य। स्पष्टीकरण। PMV प्रेजेंट मार्केट वैल्यू एक्सपोर्ट के समय सामान का मौजूदा मार्केट प्राइस है। कस्टम्स इसका इस्तेमाल इन कामों के लिए करता है: ओवर इनवॉइसिंग बटा अंडर इनवॉइसिंग का पता लगाना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाएं, घोषित फॉब वैल्यू की सत्यता सत्यापित करें। प्रश्न 39, संदिग्ध व्यक्ति का एक्सरे बटा बॉडी स्कैनिंग सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सवाल, सार। कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत संदिग्ध व्यक्ति के गुप्त सामान का पता लगाने के लिए एक्सरे बटा बॉडी स्कैन कराने के संबंध में कौन सा बयान सही नहीं है? प्रश्न 40, आयातित वस्तुओं का अनंतिम मूल्यांकन। प्रश्न, किन हालात में इंपोर्टेड सामान का प्रोविजनली असेसमेंट किया जा सकता है?
कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18। प्रोविजनल असेसमेंट की अनुमति तब दी जाती है जब इंपोर्टर सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, जैसे वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन पर शक, केमिकल या दूसरे टेस्ट जरूरी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए। चूंकि तीनों स्थितियां विशेष रूप से धारा 18 के अंतर्गत आती है, इसलिए सही उत्तर है सभी विकल्प सही है। आपका चुना हुआ ऑप्शन जब इंपोर्टर सेल्फ असेसमेंट करने में असमर्थ हो, सिर्फ एक कंडीशन है, पूरा जवाब नहीं। Q.41 अपील दायर करने की समय सीमा, सीमा शुल्क अधिनियम। प्रश्न, अपील फाइल करने के लिए तय समय कैलकुलेट करते समय कौन सा स्टेटमेंट सही है? संबंधित कानून, धारा 128 आयुक्त अपील के समक्ष अपील, सामान्य खंड अधिनियम 1897। कथन ए, ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी पाने में लगने वाला समय शामिल नहीं किया जा सकता है। सही, लिमिटेशन कैलकुलेट करते समय सर्टिफाइड कॉपी पाने में लगने वाला समय शामिल नहीं किया जाता है। कथन बी, यदि अंतिम दिन राजपत्रित अवकाश है तो अपील अगले कार्य दिवस को दायर की जा सकती है। सही, सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार सीमा अगले कार्य दिवस तक बढ़ जाती है। चूंकि दोनों कथन कानूनी रूप से सही है, इसलिए सही उत्तर है ए और बी दोनों सत्य है। केवल विकल्प ए चुनने से उत्तर अधूरा हो गया। प्रश्न 42 सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निपटान आयोग। प्रश्न, सेटलमेंट कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? कानूनी प्रावधान, धारा 127 से 127 सीमा शुल्क अधिनियम, धारा 127 मामले स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017। प्रश्न, कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत बयान, सवाल में पूछा गया अगर किसी सामान के लिए तय की गई ड्रॉबैक की रकम या रेट प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुए सामान पर दी गई ड्यूटी के 80% से कम है तो एक्सपोर्टर ड्रॉबैक फिक्स करने के लिए अप्लाई कर सकता है। सही कानूनी स्थिति, ड्रॉबैक रूल्स 2017 के रूल 7 के तहत एक एक्सपोर्टर ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर कोई रेट नोटिफाई नहीं किया गया है या बताया गया रेट इनपुट पर असल में दी गई ड्यूटी के 80% से भी कम है। इसलिए यह कथन वास्तव में सही है, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता है। सही उत्तर, सही विकल्प नहीं। ड्रॉबैक राशि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस के 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। कारण, 2017 के नियमों के तहत यह पुराना प्रतिबंध अब लागू नहीं होता है। यह सीमा पहले के ड्रॉबैक नियमों के तहत थी, 2017 के नियमों के तहत नहीं। परीक्षा टिप, बाजार कीमत का वह हिस्सा बताने वाला कोई भी सवाल ड्रॉबैक रूल्स 2017 के तहत लागू नहीं होगा। प्रश्न 44 अग्रिम निर्णय और हिंदू अविभाजित परिवार HUF। प्रश्न, HUF के मामले में एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन पर कौन साइन करेगा? गलत विकल्प चुना गया। परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, भले ही कर्ता उपलब्ध हो। सही उत्तर, उस परिवार का कर्ता। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अग्रिम निर्णय नियम 2002 के अनुसार एप्लीकेशन पर उस व्यक्ति का साइन होना चाहिए जो एप्लीकेंट की तरफ से काम करने के लिए काबिल हो। HUF में सिर्फ कर्ता ही कानूनी तौर पर सक्षम होता है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? परिवार का कोई भी सदस्य अधिकृत नहीं। प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनियों पर लागू, HUF पर नहीं। परीक्षा टिप, HUF हमेशा करता, कोई विकल्प नहीं, भले ही दूसरे वयस्क सदस्य मौजूद हों। प्रश्न 45 अनंतिम रूप से मूल्यांकित गोदाम माल के लिए बांड। सवाल, अगर फाइनल ड्यूटी प्रोविजनल ड्यूटी से ज्यादा है तो बॉन्ड किसके लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा? गलत विकल्प, माल के मूल्य के बराबर राशि। सही उत्तर, अतिरिक्त शुल्क की राशि के दोगुने के बराबर राशि। कानूनी प्रावधान, धारा 18 और वेयरहाउसिंग प्रावधानों के अनुसार बॉन्ड दो दे अतिरिक्त शुल्क। Q46 कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत एक्सपोर्टर को ड्रॉबैक दिया जाता है? सही उत्तर, धारा 75। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 विशेष रूप से शुल्क वापसी से संबंधित है। यह इन पर चुकाई गई कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जहां लागू हो का रिफंड देता है। आयातित इनपुट, निर्यात किए गए सामानों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? सेक्शन 76 इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर ड्रॉबैक, धारा 78 वापसी को संशोधित करने की शक्ति, धारा 79 गलत तरीके से भुगतान की गई वापसी की वसूली। एग्जाम टिप, निर्यातक प्लस निर्माता प्लस शुल्क वापसी धारा 75। Q47 किसी कॉस्मेटिक को मिसब्रांडेड माना जाएगा अगर। सही जवाब, अगर इसमें कोई ऐसा रंग है जो तय नहीं है। स्पष्टीकरण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार कॉस्मेटिक गलत ब्रांड का है अगर इसमें बिना बताए बटा मना किए गए रंग है। यह गलत या गुमराह करने वाला इंप्रेशन देता है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? किसी दूसरे कॉस्मेटिक के नाम से इंपोर्ट करना यहां कानूनी टेस्ट नहीं है। अतः ए और बी दोनों गलत है।
एग्जाम टिप, कॉस्मेटिक्स प्लस कलर की दिक्कत, गलत ब्रांडिंग। Q48 का जवाब सरल और परीक्षा के लिए। प्रश्न Q48, कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशन 2018 के तहत ऑडिटी को कम से कम कितने उल्लेखनीय है कि साल तक डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें और ऑडिट करें उपलब्ध रखने के लिए होते हैं? सही जवाब 5 साल। कानूनी आधार, सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम 2018 विनियम 7, लेखा परीक्षित को खाते, अभिलेख, दस्तावेज 5 साल तक सुरक्षित करने होते हैं और जब भी ऑडिट अथॉरिटी मांगे उपलब्ध कराए होते हैं। Q49, जब्त किए गए सोने को बेचने से पहले सेक्शन 110 के तहत एप्लीकेशन किसके पास फाइल करनी होगी? सही जवाब सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त, अपील। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट की धारा 110 माल की जब्ती से जुड़ी है। जब्त किए गए सोने के डिस्पोजल से पहले इन्वेंट्री की शुद्धता सर्टिफाई की जानी चाहिए। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है आयुक्त, अपील, स्वतंत्र अर्धन्यायिक प्राधिकरण। Q50, कमिश्नर, अपील के पास अपील फाइल करने की टाइम लिमिट। प्रश्न सार, कोई भी व्यक्ति जो कमिश्नर से नीचे के रैंक के कस्टम अधिकारी द्वारा दिए गए फैसले आदेश से परेशान है वो दिनों के अंदर अपील कर सकता है। सही जवाब 60 दिन। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128(1) के अंतर्गत कवर किया गया। ऑर्डर मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। अगर सही कारण बताया जाए, माफ करने लायक देरी, तो कमिश्नर अपील और 30 दिन दे सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखें, 60 दिन सामान्य समय प्लस 30 दिन माफ करने लायक देरी, 90 दिनों से ज्यादा इजाजत नहीं है। Q51, नियंत्रित डिलीवरी सीमा शुल्क विनियम 2022। प्रश्न सार, कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत कंट्रोल डिलीवरी कस्टम्स रेगुलेशन 2022 बनाए गए हैं? सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 109(a). स्पष्टीकरण, कंट्रोल डिलीवरी का मतलब है गैरकानूनी या संदिग्ध कंसाइनमेंट को निगरानी में आने देना ताकि उनकी पहचान हो सके। आखिरी उपयोगकर्ता सिंडिकेट, बड़े तस्करी नेटवर्क। सेक्शन 109 सरकार को इस मकसद के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसलिए नियंत्रित वितरण सीमा शुल्क विनियम 2022 धारा 109(a) के तहत तैयार किए गए हैं। प्रश्न 52, भारत ने WTO व्यापार सुविधा समझौते TFI की कब पुष्टि की? सही जवाब हरा निशान, अप्रैल 2016। स्पष्टीकरण, सरल और परीक्षाउन्मुख। WTO व्यापार सुविधा समझौता TFI क्या है? TFI का उद्देश्य है कस्टम्स प्रोसेस को आसान कैसे करें, कागजी कार्रवाई कम करना, क्लियरेंस का समय कम करें, इंटरनेशनल ट्रेड को आसान और तेज बनाना। प्रश्न 53, आयातित वस्तुओं पर शुल्क का पुनर्मूल्यांकन। सवाल, कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत सही ऑफिसर इंपोर्टेड सामान पर लगने वाली ड्यूटी का रीअसेसमेंट कर सकता है? सही उत्तर धारा 17। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 शुल्क के आकलन और पुनः आकलन से संबंधित है। यह सही अधिकारी को यह अधिकार देता है आयातक द्वारा स्वमूल्यांकन के आधार पर शुल्क का आकलन करें और अगर ओरिजिनल सेल्फ असेसमेंट गलत पाया जाता है तो ड्यूटी का फिर से असेसमेंट करें। धारा 18 गलत क्यों है? सेक्शन 18 सिर्फ प्रोविजनल असेसमेंट पर लागू होता है, रीअसेसमेंट पर नहीं। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद रीअसेसमेंट पूरी तरह से सेक्शन 17 के तहत होता है। परीक्षा टिप, मूल्यांकन प्लस पुनर्मूल्यांकन धारा 17। प्रश्न 54, सीमा शुल्क अधिकारियों की श्रेणियां धारा 3। सवाल, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 3 के अनुसार इनमें से कौन कस्टम्स ऑफिसर्स की क्लास में शामिल नहीं है? सही उत्तर चेयरमैन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। स्पष्टीकरण, सेक्शन 3 में कस्टम अधिकारियों की खास कैटेगरी की लिस्ट दी गई है, जैसे मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्त, अतिरिक्त बटा संयुक्त बटा उप बटा सहायक आयुक्त। कस्टम्स के कामों के लिए नियुक्त कोई भी दूसरा अधिकारी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सही क्यों है? पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की नियुक्ति मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत होती है, कस्टम्स एक्ट के तहत नहीं। वो कस्टम ऑफिसर नहीं है, भले ही पोर्ट कस्टम ऑपरेशन में शामिल होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस गलत क्यों है? DRI के अधिकारियों को नोटिफिकेशन के जरिए कस्टम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए उन्हें सेक्शन 3 के तहत शामिल किया गया है। परीक्षा टिप, पोर्ट ट्रस्ट अधिकारी सीमा शुल्क अधिकारी। प्रश्न 55, अवैध रूप से आयातित खतरनाक कचरे के पुनः निर्यात की समय सीमा। प्रश्न, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016 के अनुसार आयातक को भारत में आगमन की तारीख से की अवधि के भीतर कचरे का पुनः निर्यात करना होगा। सही उत्तर 90 दिन। स्पष्टीकरण, 2016 के नियमों के नियम 15 में यह प्रावधान है कि गैरकानूनी इंपोर्ट के मामले में
इंपोर्टर को यह करना होगा। खतरनाक कचरे का पुनर्निर्यात आगमन की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपनी कीमत पर। Q.56 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किस फॉर्म में मेंटेन होता है? सही उत्तर फॉर्म ECL 1। स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ECL कस्टम्स एक्ट बटा कस्टम्स AD सिस्टम का हिस्सा है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन ऑनलाइन जमा करता है वो ECL में रिफ्लेक्ट होता है। सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विनियम 2021 के अनुसार। रूप उद्देश्य ECL 1 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मुख्य लेजर। ECL 2 रिफंड से संबंधित। ECL 3 सुधार बटा समायोजन। ECL 4 लेजर नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फॉर्म ECL 1। प्रश्न 57 सार्वजनिक गोदाम लाइसेंसिंग विनियमन 2016 का विनियमन 7 किस बारे में है? सही उत्तर लाइसेंस की गैर स्थानांतरणीयता। स्पष्टीकरण पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2016 में। विनियमन विषय रेग 4 लाइसेंस की मंजूरी। रेग 5 लाइसेंस के लिए शर्तें। रेग 6 लाइसेंस की वैधता। रेग 7 लाइसेंस की गैर स्थानांतरणीयता। अर्थ वेयरहाउस लाइसेंस बेचना बटा ट्रांसफर करना बटा असाइन करना नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस सिर्फ उसी व्यक्ति के नाम पर मान्य होता है जिसे दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन लाइसेंस की नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रश्न 58 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के कौन से सेक्शन के अंडर ड्यूटी लेवी होती है? सही उत्तर धारा 12। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 शुल्क लगाने की धारा। इसी सेक्शन के तहत आयात और निर्यात वस्तुओं का मूल्य कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है? रेज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 से आती है। Q.59 इंपोर्टेड फूड आर्टिकल्स की वैलिड शेल्फ लाइफ FSI इंपोर्ट रेगुलेशन 2018। सवाल का सार कस्टम्स क्लियरेंस के समय खाने की चीजों की कम से कम वैलिड शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए? सही नियम FSI आयात विनियम 2018 के अनुसार इंपोर्ट क्लियरेंस के समय खाने में कम से कम यह होना चाहिए ओरिजिनल शेल्फ लाइफ का 60% से कम नहीं, या एक्सपायरी से 3 महीने पहले जो भी कम हो। आपका ऑप्शन गलत क्यों था? आपने मार किया 60% या 6 महीने गलत, क्योंकि रेगुलेशन में साफ तौर पर 3 महीने लिखा है, 6 नहीं। सही जवाब वैध शेल्फ लाइफ कम से कम 60% या एक्सपायरी से 3 महीने पहले जो भी कम हो। एग्जाम टिप हमेशा याद रखें 60% या 3 महीने, 6 महीने नहीं। प्रश्न 60 अराइवल मैनिफेस्ट का हिस्सा क्या नहीं है? अराइवल मैनिफेस्ट कस्टम्स एक्ट की धारा 30 में शामिल है। कार्गो घोषणा, चालक दल की निजी संपत्ति की सूची, स्टोर सूची, पैसेंजर डिटेल्स वगैरह। विकल्प विश्लेषण बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर ने फाइल किया, मैनिफेस्ट का हिस्सा नहीं। मास्टर और क्रू की प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिस्ट मैनिफेस्ट का हिस्सा। कार्गो डिक्लेरेशन मैनिफेस्ट का हिस्सा। अंदर आने के लिए एप्लीकेशन आने से जुड़ा हुआ। सही जवाब प्रवेश बिल। परीक्षा टिप मैनिफेस्ट कैरियर का दस्तावेज, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर का डॉक्यूमेंट। प्रश्न 61 SZ नियम 2006 में निर्दिष्ट अधिकारी। प्रश्न का सार कस्टम अधिकारियों के किस रैंक को सेज में स्पेसिफाइड ऑफिसर के तौर पर पोस्ट किया जा सकता है? कानूनी स्थिति, सेज एक्ट और नियम। निर्दिष्ट अधिकारी का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिकारी से है, जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, और इसमें शामिल है सहायक आयुक्त, उपायुक्त, संयुक्तायुक्त। प्रश्न 62 FTDR अधिनियम 1992 के तहत IC नंबर की आवश्यकता। प्रश्न FTDR एक्ट 1992 के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही जवाब IC नंबर सर्विस या टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ तभी जरूरी है जब प्रोवाइडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत फायदे ले रहा हो। स्पष्टीकरण अवधारणा स्पष्टता सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जरूरी है। सर्विसेज या टेक्नोलॉजी के लिए IEC हमेशा जरूरी नहीं है। IEC तभी जरूरी हो जाता है जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर इन फायदों का दावा करना चाहता है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, FTP प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं। इसलिए यह कहना कि सर्विसेज टेक्नोलॉजी के लिए IEC हमेशा जरूरी है गलत है। 63 सीमा शुल्क वापसी के लिए 1 वर्ष की समय सीमा। प्रश्न कस्टम ड्यूटी के रिफंड के दावे के लिए 1 साल की सीमा लागू नहीं होती अगर। सही जवाब ड्यूटी या ब्याज का भुगतान विरोध के तहत किया गया है। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 27 के तहत रिफंड का क्लेम आमतौर पर 1 साल के अंदर किया जाना चाहिए। अपवाद यदि शुल्क ब्याज का भुगतान विरोध के तहत किया जाता है तो समय सीमा लागू नहीं होती। कारण विरोध के तहत पेमेंट का मतलब है कि असेसी लेवी पर विवाद करता है और मामले को जारी रखता है। परीक्षा टिप
विरोध के तहत भुगतान किया गया रिफंड के लिए कोई समय सीमा नहीं। प्रश्न 64, आयात शुल्क के आस्थगित भुगतान नियम। प्रश्न, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब, 16 मार्च से 29 मार्च तक पेमेंट के लिए लौटाए गए बिल ऑफ एंट्री के सामान पर ड्यूटी 1 अप्रैल तक देनी होगी। यह कथन सही क्यों नहीं है? डेफर्ड पेमेंट नियमों के तहत महीने की 16 तारीख से आखिरी तारीख तक लौटाए गए एंट्री बिल के लिए ड्यूटी अगले महीने की 15 तारीख तक देनी होती है। मार्च के लिए भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की वजह से स्पेशल प्रोविजन मौजूद है। पेमेंट 1 अप्रैल तय नहीं है। विकल्प में दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है। अन्य विकल्प सही है क्योंकि बार बार डिफॉल्ट सुविधा वापस ली गई। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जरूरी है। 2016 में शुरू किए गए नियम। प्रश्न 65, मूल्यांकन से संबंधित सेस्टैट आदेश के विरुद्ध अपील। प्रश्न सारांश, सेस्टैट के ऑर्डर के खिलाफ अपील किस अथॉरिटी ने की के पास जाएगी जब जारी माल की कीमत मूल्यांकन के लिए से संबंधित हो? सही उत्तर सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न 66, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के तहत आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। प्रश्न, सेक्शन 11 के तहत सामान के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की सूचना देने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके या तो पूरी तरह से या कुछ शर्तों के साथ रोक लगा सकती है। यह अधिकार कानूनी है और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वित्त सचिव बटा सीबीआईसी बटा सीमा शुल्क आयुक्त वे सेक्शन 11 के तहत खुद से रोक का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। वे रोक को लागू या मैनेज कर सकते हैं लेकिन नोटिफाई नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन गलत क्यों था? फाइनेंस सेक्रेटरी एक ऑफिसर है, सेक्शन 11 में बताई गई अथॉरिटी नहीं। अधिनियम में विशेष रूप से केंद्रीय सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि किसी व्यक्तिगत अधिकारी का। प्रश्न 67, सीमा शुल्क में समय रिलीज अध्ययन टीआरएस। प्रश्न, टीआरएस टाइम रिलीज स्टडी के बारे में कौन से कथन सही हैं? सही जवाब ऊपर दिए गए सभी। हर स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। टीआरएस का इस्तेमाल कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस की एफिशिएंसी मापने के लिए किया जाता है। 2, ये कार्गो रिलीज टाइम का क्वांटिटेटिव माप दिखाता है। टीआरएस सामान के आने से लेकर रिलीज होने तक लगने वाले समय को मापता है घंटों दिनों में। 3, ये नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान NTFAP की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करता है। टीआरएस नतीजों का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है। अड़चनों की पहचान करें, व्यापार करने में आसानी में सुधार, WTO TFA प्रतिबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी करें। निष्कर्ष, चूंकि सभी कथन सही है इसलिए सही विकल्प उपर्युक्त सभी है। आपका मार्क किया हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? केवल एक कथन का चयन करना टीआरएस की बहुउद्देशीय प्रकृति को अनदेखा करता है। 68, वे अधिकारी जो धारा 105 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न, कौन सा अधिकारी कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है? सही जवाब कस्टम कमिश्नर। अपील। स्पष्टीकरण, धारा 105 परिसर की तलाशी लेने की शक्ति से संबंधित है। इस पावर का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं। सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क उपायुक्त, आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी। Q69 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 11 के तहत रोक का मकसद। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 11 के तहत भारत में सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के क्या मकसद है? सही जवाब उपरोक्त सभी। क्यों? कानूनी वजह। धारा 11(1) केंद्र सरकार को कई उद्देश्यों के लिए आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है, जिसमें शामिल है भारत की सुरक्षा, माल की कमी की रोकथाम, इंटरनेशनल ट्रेड में क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, मार्केटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स का रखरखाव, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, हेल्थ, फॉरेन एक्सचेंज का बचाव वगैरह। धारा 11 में बहुत व्यापक भाषा का प्रयोग किया गया है, कोई एक पृथक कारण नहीं। परीक्षा टिप, अगर ऑप्शन में सिक्योरिटी प्लस कमी प्लस स्टैंडर्ड शामिल है तो जवाब लगभग हमेशा होगा उपरोक्त सभी। आपने केवल भारत की सुरक्षा का चयन किया जो अधूरा है। Q70 सामान के एक्सपोर्ट पर चुकाए गए IGST के रिफंड का नियम। सवाल, CGST रूल्स 2017 के तहत कौन सा नियम भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए गए सामान पर दिए गए IGST के रिफंड से जुड़ा है? सही जवाब नियम 96। नियम 96 क्यों? नियम, उद्देश्य। नियम 86 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नियम 88 ब्याज गणना। नियम 98 सेस्को आपूर्ति पर रिफंड। नियम 96 माल के निर्यात पर भुगतान किए गए IGST का रिफंड। कानूनी तंत्र, निर्यातक IGST का भुगतान करता है। फाइलें शिपिंग बिल, शिपिंग बिल खुद रिफंड एप्लीकेशन का काम करता है। कस्टम सिस्टम ऑटोमेटिकली रिफंड प्रोसेस करता है। यह एक बहुत ही आम परीक्षा प्रश्न है।
प्रश्न 71, आभूषण रत्नों का निर्यात। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने की इजाजत है। बी, विदेश जाने वाले यात्रियों को जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट पार्सल पर्सनली ले जाने की इजाजत है। सही जवाब ए और बी दोनों सही है। स्पष्टीकरण, ए, विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात, निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति दी गई, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के नियमों और कस्टम्स प्रोसेस के हिसाब से। बी, यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत वहन, विदेश जाने वाले यात्री एक्सपोर्ट के लिए जेम्स और ज्वेलरी ले जा सकते हैं, कस्टम्स घोषणा और सीमाओं के अधीन। प्रश्न 72, जीआईआर और अनुभाग बटा अध्याय नोट्स। सवाल, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन गिर के तहत कौन सा नियम किसी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते समय सेक्शन नोट्स बटा चैप्टर नोट्स का इस्तेमाल करने का नियम बनाता है? सही उत्तर नियम 1। स्पष्टीकरण, गिर के नियम 1 में कहा गया है कि शीर्षकों और किसी भी प्रासंगिक अनुभाग नोट्स या अध्याय नोट्स की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब है पहली प्राथमिकता दी जाती है शीर्षक विवरण, अनुभाग नोट्स, अध्याय नोट्स। अगर रूल 1 के तहत क्लासिफिकेशन मुमकिन नहीं है तो हम रूल 2, 3 वगैरह पर जाते हैं। एग्जाम टिप, जब भी सवाल में सेक्शन नोट्स बटा चैप्टर नोट्स का जिक्र हो तो जवाब रूल 1 है। प्रश्न 73, सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विनियम 2022। सवाल, कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेगुलेशन 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही, सच नहीं। जवाब, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा किए गए पैसे पर लागू ब्याज मिलेगा। ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन, सत्य कथन, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल ड्यूटी, ब्याज, पेनल्टी, फीस वगैरह के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। नियमों के तहत इजाजत है। किसी ऑथराइज बैंक के जरिए काउंटर पर डिपॉजिट किया जा सकता है। परमिटेड, इस्तेमाल न किया गया बैलेंस रिफंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अलाउड, गलत कथन। उत्तर, जमा पर ब्याज मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह एक वॉलेट की तरह है, ब्याज कमाने वाला डिपॉजिट नहीं। एग्जाम ट्रैप, ब्याज मिलेगा जैसे शब्द कस्टम्स बटा जीएसटी कानून में लगभग हमेशा गलत होते हैं। प्रश्न 74, विस्फोटक नियम 2008 निर्यात रिटर्न फाइलिंग। सवाल, असल एक्सपोर्ट के कितने दिनों के अंदर एक एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लैडिंग की कॉपी और फॉर्म री 10 में रिटर्न चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स को जमा करना होगा? सही जवाब 21 दिन। स्पष्टीकरण, विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार एक्सपोर्टर या ऑथराइज एजेंट को यह सबमिट करना होगा। बिल ऑफ लैडिंग की प्रति फॉर्म री 10 में रिटर्न करें, वास्तविक निर्यात की तारीख से 21 दिनों के भीतर। प्रश्न 75, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत जुर्माना। सवाल, कोई भी ऑथराइज व्यक्ति जो बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है उस पर तक की पेनल्टी लग सकती है। सही जवाब 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। स्पष्टीकरण, ये नियम बिल ऑफ एंट्री की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और पेपरलेस कस्टम्स क्लियरेंस को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेशन 8 में यह प्रावधान है कि अगर कोई ऑथराइज व्यक्ति इन नियमों के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह पेनल्टी रेगुलेटरी है, जब्ती पर आधारित नहीं। एग्जाम टिप, जब भी एडी बटा पेपरलेस प्रोसेसिंग वायलेशन के बारे में पूछा जाता है तो 50,000 रुपए स्टैंडर्ड पेनल्टी है। प्रश्न 76, देरी से रिफंड पर ब्याज दर। प्रश्न, देरी से रिफंड पर ब्याज किस दर से देना होगा? सही जवाब, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा तय किया गया है। स्पष्टीकरण, यह सवाल कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 पर आधारित है। कानून में यह प्रावधान है कि अगर रिफंड में तय समय से ज्यादा देरी होती है केंद्र सरकार द्वारा बताई गई दर पर देना होगा। एक्ट में सेक्शन में कोई खास परसेंटेज तय नहीं किया गया है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? 6% से कम नहीं, कुछ टैक्स कानूनों में लागू, कस्टम्स में नहीं। 25% से ज्यादा नहीं, गलत। 15% अधिनियम में ऐसी कोई निश्चित दर नहीं है। एग्जाम टिप, अगर रेट बदलने वाला बटन नोटिफिकेशन पर आधारित है तो हमेशा एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट चुनें। प्रश्न 77, आगमन और प्रस्थान घोषणा पत्र में संशोधन SCMTR 2018। सवाल, सी कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन 2018 का कौन सा रेगुलेशन अराइवल और डिपार्चर मैनिफेस्ट में बदलाव की इजाजत देता है? सही जवाब विनियमन 8। स्पष्टीकरण, SCMTR 2018 निम्नलिखित फाइलिंग से संबंधित है। आगमन मैनिफेस्ट
प्रस्थान घोषणा पत्र, संशोधन और सुधार। रेगुलेशन 8 में खास तौर पर यह बताया गया है। आगमन या प्रस्थान घोषणा पत्र में संशोधन, शर्तों और सही अधिकारी की मंजूरी के अधीन। Q.78 सेकंड हैंड डेस्कटॉप कंप्यूटर का आयात FTP 2023। सवाल, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के अनुसार सेकंड हैंड डेस्कटॉप कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट पॉलिसी की शर्तों में शामिल है। सही जवाब, प्रतिबंधित और अनुमति के विरुद्ध आयात योग्य। स्पष्टीकरण, सेकंड हैंड इस्तेमाल किए गए डेस्कटॉप कंप्यूटर आसानी से इंपोर्ट नहीं किए जा सकते। वे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में रिस्ट्रिक्टेड आइटम में आते हैं। इंपोर्ट की इजाजत सिर्फ DGFT से ऑथराइजेशन के साथ ही है। इसके अलावा उन्हें इन बातों का पालन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सामान अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं, आदेश 2012 संशोधित। Q.79 IGCR का पूरा नाम क्या है? प्रश्न, IGCR का पूरा नाम क्या है? सही जवाब, रियायती दर पर वस्तुओं का आयात। स्पष्टीकरण, IGCR का मतलब कस्टम्स एक्ट के तहत IGCR रूल्स 2017 से है। यह इंपोर्टर्स को सामान इंपोर्ट करने की अनुमति देता है, रियायती सीमा शुल्क पर, अंतिम उपयोग की शर्तों के अधीन। मैन्युफैक्चरिंग बटा टाइप बेनिफिट्स में इस्तेमाल होता है। Q.80 कस्टम ऑफिसर को व्यक्ति की तलाशी लेनी चाहिए के लिए कौन एम्पावर करता है? प्रश्न, सारांश, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 101(2) के तहत अगर किसी व्यक्ति ने सामान छुपाया रखे हैं तो उस व्यक्ति की खोज के कस्टम ऑफिसर के लिए कौन कर्ता को अधिकृत बटा सशक्त बनाना है? सही जवाब, सीमा शुल्क आयुक्त। स्पष्टीकरण, परीक्षाउन्मुख, धारा 101(1) सीमा शुल्क अधिकारी की तलाशी कर सकता है व्यक्ति की जब कमिश्नर की ऑथराइजेशन हो। धारा 101(2) अगर सर्च के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाना प्रैक्टिकल न हो, कस्टम कमिश्नर को लिखित रूप में सशक्त करता है ऑफिसर कोर्ट। प्रश्न 81 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 कब लागू हुआ? प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 कब लागू हुआ? सही जवाब, 1 फरवरी 1963। स्पष्टीकरण, हालांकि इस अधिनियम का नाम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है, ये 1962 में पारित किया गया था, नोटिफिकेशन के जरिए लागू हुआ। प्रश्न 82 इनकोटर्म CIF के मामले में ओशन फ्रेट का भुगतान कौन करता है? सही जवाब, विक्रेता। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। CIF लागत, बीमा और भाड़ा। इसका मतलब होता है अवयव, कौन पे करेगा? लागत, माल की कीमत। विक्रेता, बीमा, समुद्री बीमा। विक्रेता, माल ढुलाई, समुद्री माल ढुलाई। विक्रेता। प्रश्न 83 खाद्य सुरक्षा और मानक आयात विनियम 2017। सवाल, FSS इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 के तहत इंपोर्टर को कितने वर्किंग डेज के अंदर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर को DGFT द्वारा IEC के सस्पेंशन रद्द कैंसलेशन के बारे में बताना होगा? सही जवाब, ऐसे आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवसों के भीतर। स्पष्टीकरण, कानून आधार। FSS आयात विनियम 2017 का विनियमन 2.2.2(4) इंपोर्टर कानूनी तौर पर 3 वर्किंग डेज के अंदर अधिकारियों को इन्फॉर्म करने के लिए बाध्य है। मकसद, इनवैलिड बटा कैंसिल किए गए IEC का इस्तेमाल करके इंपोर्ट को रोकना। एग्जाम के लिए याद रखें। IEC चेंज 3 वर्किंग डेज जरूरी जानकारी। प्रश्न 84 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत ऑडिट के प्रावधान। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 का कौन सा चैप्टर ऑडिट प्रोविजन से संबंधित है? सही जवाब, अध्याय XIA। चैप्टर XIA गलत क्यों है? चैप्टर XIA इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऑथराइज्ड लोगों से जुड़े खास नियम, इसमें ऑडिट शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण, अध्याय XIA धाराएं 99 और 99C कस्टम ऑडिट के लिए खास तौर पर शुरू किया गया। कवर, मंजूरी के बाद ऑडिट, रिकॉर्ड और सत्यापन, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा। एग्जाम ट्रिक, ऑडिट चैप्टर XIA A फॉर ऑडिट। प्रश्न 85 जेटसम पर कस्टम ड्यूटी लागू होना। प्रश्न, जेटसम पर कस्टम ड्यूटी क्या है? सही जवाब, जब तक सही अधिकारी के सामने यह साबित नहीं हो जाता कि आइटम छूट के हकदार है, तब तक उन पर ड्यूटी लगेगी। स्पष्टीकरण, धारा 21 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 उदास्माइली। जेटसम जहाज को बचाने के लिए सामान को पानी में फेंक दिया गया। कानून मानता है माल भारत में आ गया है, इसलिए सीमा शुल्क देय है। सबूत का बोझ इंपोर्टर पर है। छूट बटा गैर कर योग्यता साबित करने के लिए। प्रश्न 86 सीमा शुल्क अधिनियम
1962 के तहत किसे उचित अधिकारी माना जा सकता है? सही जवाब प्रिंसिपल कमिश्नर बटा कस्टम कमिश्नर द्वारा सौंपे गए कस्टम अधिकारियों के काम। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(34)। उचित अधिकारी का तात्पर्य सीमा शुल्क के उस अधिकारी से है जिसे निम्नलिखित द्वारा विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। काम सौंपना जरूरी है, सिर्फ पद देना नहीं। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर। वे कस्टम ऑफिसर नहीं है जब तक कि उन्हें कस्टम एक्ट के तहत खास तौर पर अपॉइंट और असाइन न किया गया हो। पुलिस अधिकारी। कस्टम एक्ट के तहत कोई अधिकार नहीं जब तक कि खास तौर पर इजाजत न दी गई हो। नौसेना के अधिकारी। वे सीमा शुल्क में सहायता कर सकते हैं लेकिन उचित अधिकारी नहीं है। एग्जाम कीवर्ड असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस। प्रश्न 87 माल के आयात पर आईजीएसटी किस प्रावधान के तहत लगाया जाता है? सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3 को आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 5 के साथ पढ़े। कानूनी तर्क सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3(7) आयात पर आईजीएसटी लगाती है। आईजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 5 आईजीएसटी के लिए चार्ज करने का सेक्शन। माल के इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, इसलिए आईजीएसटी लागू होता है। गलत ऑप्शन गलत क्यों होते हैं? सीजीएसटी एक्ट का जिक्र। सीजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई पर लागू होता है, इंपोर्ट पर नहीं। सीटीए का सेक्शन 4। सेक्शन 4 दूसरे मकसदों के लिए एडिशनल ड्यूटी से जुड़ा है, आईजीएसटी से नहीं। परीक्षा टिप आयात सीमा शुल्क अधिनियम प्लस आईजीएसटी अधिनियम। प्रश्न 88 कौन सा अनुभाग सीबीआईसी को डाक द्वारा आयात निर्यात किए जाने वाले सामानों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 84। कानूनी आधार धारा 84 डाक आयात और निर्यात के लिए नियम बनाने की शक्ति। आधार डाक प्रवेश पत्र। विदेशी डाकघर। मेल पार्सल। Q89 प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस की वैलिडिटी PWLR 2016। सवाल प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2016 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने साल तक वैलिड रहता है? सही जवाब जब तक इसे कैंसिल नहीं किया जाता। स्पष्टीकरण PWLR 2016 के विनियमन 5 के तहत कोई निश्चित समय अवधि निर्धारित नहीं है। एक बार मिल जाने के बाद प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस हमेशा के लिए जारी रहता है। यह तब तक वैलिड रहता है जब तक इसे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर देता। 5 साल के रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? टिल किसी दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर किया गया लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हर 5 साल में रिन्यूएबल PWLR में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। परीक्षा टिप वेयरहाउस लाइसेंस हमेशा के लिए जब तक कैंसिल न कर दिया जाए। प्रश्न 90 कैरोटार 2020 के तहत रिकॉर्ड रखने की अवधि फॉर्म। प्रश्न कैरोटार 2020 के अनुसार वो न्यूनतम अवधि क्या है जिसके लिए एक आयातक को मूल संबंधित दस्तावेज फॉर्म आई रखना चाहिए? सही जवाब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख से 5 साल। स्पष्टीकरण कैरोटार 2020 के नियम 8 में साफ तौर पर कहा गया है कम से कम 5 साल तक ओरिजिन से जुड़े रिकॉर्ड रखने होंगे। अवधि बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख से शुरू होती है। इससे कस्टम्स को बाद में प्रेफरेंशियल ड्यूटी क्लेम को वेरीफाई करने में मदद मिलती है। Q91 स्कमिट लिस्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हरा टिक। सही जवाब हरा निशान। स्कमिट लिस्ट को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 8 तक आइटम की 8 कैटेगरी में बांटा गया है। स्पष्टीकरण क्यों यह कथन गलत है? असल कानूनी स्थिति स्कमिट लिस्ट 8 कैटेगरी में नहीं बल्कि 9 कैटेगरी में बंटा हुआ है। Q92 चोरी हुए सामान पर ड्यूटी की देनदारी। प्रश्न आयातक चुराई गई वस्तुओं पर शुल्क देने के लिए उत्तरदायी है यदि? सही जवाब चुराया गया माल इंपोर्टर को वापस कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 13 के अनुसार क्लियरेंस से पहले सामान चोरी हो जाता है तो कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी, लेकिन अगर चुराया गया सामान बाद में वापस मिल जाता है और इंपोर्टर को दे दिया जाता है तो शुल्क देय हो जाता है। Q93 इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC को कौन कैंसिल कर सकता है? सही जवाब हरा निशान विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT। एक्सप्लेनेशन एग्जाम ओरिएंटेड IC विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 के अंडर इश्यू होता है। DGFT हाई IC मुद्दा IC निलंबित IC कैंसिल करने का अकेला अधिकार है। प्रश्न 94 धारा 28 के तहत SCN कब सेवा नहीं की जाएगी? प्रश्न प्रॉपर ऑफिसर कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 28 कारण बताओ नोटिस SCN के तहत कब सेवा नहीं करेगा? सही जवाब हरा निशान इसमें शामिल रकम 100 रुपए से कम है। स्पष्टीकरण
धारा 28 के प्रावधान के अनुसार अगर शॉर्ट लेवी बटा नॉन लेवी बटा गलत रिफंड 100 रुपए से कम है, एससीएन जारी करना जरूरी नहीं है। यह प्रावधान छोटे मामलों के लिए है ताकि अनावश्यक कार्यवाही ना हो। 50 रुपए बटा 500 रुपए बटा 1000 रुपए का कस्टम्स एक्ट में कोई रिलेवेंस नहीं। प्रश्न 95, खतरनाक कचरा पीआईसी के साथ अलाउड कौन सा है? प्रश्न, कौन सा खतरनाक अपशिष्ट है जो पूर्व सूचित सहमति पीआईसी के साथ अलाउड है? सही जवाब हरा निशान। गैल्वेनिक कीचड़। स्पष्टीकरण, गैल्वेनिक स्लज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से निकालते हैं। यह बेसल कन्वेंशन के नीचे आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पीआईसी प्रोसीजर फॉलो करने पर अलाउड होता है। नगरपालिका अपशिष्ट निषिद्ध। बेकार टायर पाबंदी बटा अलग नियम। वेस्ट एस्बेस्टस पूरी तरह से प्रतिबंधित। प्रश्न 96, धारा 24 डीनेचुरिंग बटा म्यूटिलेशन नियम कौन से है बनता है? सवाल, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 24 डीनेचुरिंग या म्यूटिलेशन के तहत आता है कि नियम कौन बनता है? सही जवाब हरा निशान। केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण, धारा 24 साफ साफ बोलती है केंद्र सरकार आयातित वस्तुओं के विकृतीकरण या विकृति के लिए नियम बना सकती है। मुख्य आयुक्त बटा सीबीआईसी बटा राजस्व विभाग सिर्फ लागू करते हैं कार्य है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। प्रश्न 97, ईपीसीजी स्कीम के लिए क्या सही है? सही जवाब हरा निशान। ईपीसीजी स्कीम के लिए कैपिटल गुड्स में कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर शामिल होंगे जो कैपिटल गुड्स का हिस्सा है। स्पष्टीकरण, ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एफटीपी के तहत कैपिटल गुड्स की परिभाषा में संगणक प्रणाली, सॉफ्टवेयर, जब वो कैपिटल गुड्स का इंटीग्रल पार्ट हो, शामिल होते हैं। क्या यह बात सही है? बाकी ऑप्शन क्यों गलत? 36 महीने की वैलिडिटी गलत, आमतौर पर 18 महीने बढ़ाया जा सकता है। यो 8 बार ड्यूटी बचाई गई पुराना बटा गलत, आमतौर पर 6 बार। इसलिए सभी विकल्प सही गलत हो जाते हैं। क्यू 98 ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1950 का कॉस्मेटिक्स का आयात। सही जवाब हरा निशान। ऊपर के सभी। स्पष्टीकरण, नियमों के अनुसार कॉस्मेटिक का आयात प्रतिबंधित है अगर उसमें हो सीसा बटा आर्सेनिक यौगिक, हेक्साक्लोरोफीन, पारा यौगिक, तीनों हानिकारक पदार्थ है। ऊपर दिए गए सभी सही है। क्यू 99 खोए नष्ट हुए सामान पर ड्यूटी में छूट। सही जवाब हरा निशान। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23। स्पष्टीकरण, अगर इंपोर्टेड सामान क्लियरेंस से पहले खो गया बटा नष्ट हो गया, हाँ, इंपोर्टर ने अबैंडन कर दिए, सहायक बटा उपायुक्त धारा 23 के अंडर ड्यूटी रेमिट कर सकते हैं। क्यू 100 इंपोर्ट सर्टिफिकेट की कॉपी नारकोटिक ड्रग्स। सवाल,
नारकोटिक्स ड्रग के संबंध में इंपोर्ट सर्टिफिकेट की कॉपी किसे दी जाएंगी? सही जवाब, सभी विकल्प सही है। स्पष्टीकरण, नारकोटिक ड्रग्स के इंपोर्ट के मामले में इंटरनेशनल प्लस नेशनल कंट्रोल होता है, इसलिए इंपोर्ट सर्टिफिकेट की कॉपी तीनों को भेजिए जाती है। कस्टम कमिश्नर इंपोर्ट क्लियरेंस और मॉनिटरिंग के लिए, एक्सपोर्ट करने वाले देश की संबंधित अथॉरिटी यूएन बटा इंटरनेशनल कंप्लायंस के लिए, ड्रग्स कंट्रोलर भारत सरकार एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स कानून के पालन के बारे में लिए, इसलिए सिर्फ कमिश्नर नहीं, तीनों अधिकारियों को कॉपी जाती है। सभी विकल्प सही है। प्रश्न 101, नियम बनाने की शक्ति सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सवाल, कौन सा सेक्शन केंद्र सरकार को कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से नियम बनाने का अधिकार देता है? सही जवाब, धारा 156। स्पष्टीकरण, धारा 156 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। इसी सेक्शन के तहत सीमा शुल्क नियम, मूल्यांकन नियम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े नियम बनाए जाते हैं। धारा 158 संसद के समक्ष रखे गए नियम, धारा 157 बोर्ड की नियमन शक्ति। एग्जाम ट्रिक, नियम 156 याद रखो। प्रश्न 102, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ कार्यक्रम। प्रश्न, एईओ प्रोग्राम पर आधारित है। सही जवाब, डब्ल्यूसीओ सेफ मानकों का ढांचा। स्पष्टीकरण, एईओ कार्यक्रम वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूसीओ का कॉन्सेप्ट है। इसका आधार है मानकों का सुरक्षित ढांचा, व्यापार सुविधा प्लस आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डब्ल्यूसीओ कोप स्टैंडर्ड्स बेमतलब, कंप्लायंस फ्रेमवर्क अधूरा कॉन्सेप्ट। एग्जाम लाइन याद रखो, एईओ सेफ फ्रेमवर्क। प्रश्न 103, निपटान आयोग सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत सेटलमेंट कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? कथन, ए, सेटलमेंट कमीशन आवेदक की प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच करने का आदेश दे सकता है। बी, सेटलमेंट कमीशन मुकदमे और जुर्माने से छूट दे सकता है। कानूनी स्थिति, ए, अनंतिम अनुलग्नक। सेटलमेंट कमीशन के पास प्रोविजनल अटैचमेंट का शक्ति नहीं है। प्रोविजनल अटैचमेंट का शक्ति निर्धारण बटा न्याय निर्णय प्राधिकरण को होता है, सेटलमेंट कमीशन को नहीं। आत कथन ए गलत है। बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127H सेटलमेंट कमीशन पेनल्टी और अभियोजन पक्ष से इम्यूनिटी ग्रांट करवाई है। शर्त, आवेदक ने सत्य और पूर्ण प्रकटीकरण किया हो। आत कथन बी सही है। सही जवाब, ए और बी दोनों सही है। एग्जाम लॉजिक, इम्यूनिटी पावर मौजूद है, अटैचमेंट पावर की समस्या को एग्जामिनर नजरअंदाज करते हैं, कंबाइंड ऑप्शन सही है। प्रश्न 104, छूट अधिसूचना की वैधता धारा 25(1). प्रश्न, धारा 25(1) के अंतर्गत दी गई सीमा शुल्क में छूट सामान्यतः कितने समय तक वैध रहती है? मुख्य कानून धारा 25(4). धारा 25(1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक छूट अधिसूचना 2 साल के लिए वैध, 2 साल पूरे होने के तुरंत बाद 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। उदाहरण, 10 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, 9 जून 2024 को 2 साल पूरे हो गए, 31 मार्च 2025 तक मान्य। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? जब तक रद्द न किया जाए तब तक मान्य, पुराना कॉन्सेप्ट, संशोधन के बाद नहीं। 1 साल तय नहीं, उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च गलत। सही जवाब, ऐसे अनुदान की तारीख से 2 साल बाद पड़ने वाली 31 मार्च की तारीख। 105, बिक्री आय का आवेदन धारा 150। प्रश्न, जब्त न किए गए सामान की बिक्री से मिली रकम के इस्तेमाल का आदेश धारा 150 के अनुसार सही आदेश। एक बिक्री के खर्च का पेमेंट, 2 माल ढुलाई और दूसरे चार्ज अगर कोई हो का पेमेंट, 3 शुल्क का भुगतान, 4 माल के कस्टोडियन को पेमेंट, 5 माल के मालिक को भुगतान। तर्क, सबसे पहले सरकार बिक्री से जुड़ी लागत वसूलती है, फिर ट्रांसपोर्ट और चार्ज, फिर सीमा शुल्क, फिर कस्टोडियन CFS बटा ICD मालिक को जाती है। प्रश्न 106, निर्यात शुल्क सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम 1975। प्रश्न, एक्सपोर्ट टैरिफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के किस शेड्यूल के तहत आता है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट का कानूनी ढांचा, अनुसूची आय आयात शुल्क, अनुसूची टू निर्यात शुल्क, शेड्यूल 3 अब हटा दिया गया बटा काम का नहीं,
आपकी गलती। आपने शेड्यूल आई चुना है जो सिर्फ इंपोर्ट के लिए है। सही उत्तर अनुसूची 2, एग्जाम मेमोरी ट्रिक। आयात टू निर्यात। प्रश्न 107, वेयरहाउस लाइसेंसधारी द्वारा बनाए रखे जाने वाले रिकॉर्ड। वेयरहाउसिंग, माल की अभिरक्षा एवं हैंडलिंग, विनियमन 2016 का विनियमन 11। प्रश्न, लाइसेंसी को कौन से रिकॉर्ड रखने होते हैं? रेगुलेशन 11 के अनुसार यह बनाए रखना जरूरी है। एक, माल की प्राप्ति, हैंडलिंग, स्टोरेज और हटाने का रिकॉर्ड 2, गोदाम में रखे माल से सैंपल निकालने का रिकॉर्ड 3, एंट्री बिल, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी। रेगुलेशन में इन सभी रिकॉर्ड्स को साफ तौर पर लिस्ट किया गया है। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों है? आपने सिर्फ एक कैटेगरी चुनी है। सवाल पूछता है रिकॉर्ड क्या है? बहुवचन प्लस समावेशी। सही उत्तर सभी ऑप्शन सही है। एग्जाम टिप, जब भी रेगुलेशन में शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ का इस्तेमाल होता है तो एमसीक्यू का जवाब आमतौर पर ऑल होता है। 108, मिलावटी औषधि, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। प्रश्न, किसी दवा को मिलावटी दवा माना जाएगा यदि? परिभाषा धारा 17, कोई दवा मिलावटी है अगर किसी भी पदार्थ को इस तरह मिलाया जाता है कि उसकी क्वालिटी या ताकत कम हो जाए। इसमें गंदा, सड़ा हुआ या सड़ा हुआ पदार्थ होता है। इसे गंदे हालात में तैयार किया जाता है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? ठीक से लेबल नहीं किया गया, गलत ब्रांड वाली दवा, सेक्शन 17। लेबल पर गलत दावा, गलत ब्रांड। नुकसान छिपाने के लिए रंग बटा पॉलिश करना, नकली बटा गलत ब्रांड का, मिलावटी नहीं। सही उत्तर, अगर कोई ऐसा पदार्थ मिलाया गया है जिससे उसकी क्वालिटी या ताकत कम हो गई हो। एग्जाम ट्रिक, मिलावटी गुणवत्ता में कमी, गलत ब्रांड लेबल की समस्या। प्रश्न 109, बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के विनियमन 4(2) के अनुसार बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया हुआ माना जाएगा? सही, हरा टिक। जवाब, सिस्टम द्वारा एक बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट किया जाता है। स्पष्टीकरण, विनियमन 4(2) के अनुसार बिल ऑफ एंट्री तब दायर किया हुआ माना जाता है जब इंपोर्टर बटा कस्टम्स ब्रोकर की जानकारी सबमिट करता है और कस्टम सिस्टम आइसगेट अपने आप बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट कर देता है। फाइलिंग का कानूनी सबूत सिस्टम से मिला बीओई नंबर। एंट्री इनवर्ड नंबर या क्यूआर कोड जनरेट होना फाइलिंग की शर्त नहीं है। परीक्षा लाइन, जब सिस्टम से बीओई नंबर जनरेट होता है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया हुआ माना जाता है। क्यू 110, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो कस्टम्स वैल्यूएशन तरीकों का सही क्रम क्या है? दिए गए तरीके: 1, अवशिष्ट विधि, 2, गणना मूल्य विधि, 3, निगमनात्मक मूल्य विधि, 4, समान बटा समान वस्तुओं का लेन देन मूल्य। सही, हरा टिक। जवाब 4, 3, 2, 1। स्पष्टीकरण, नियम 4 से 9, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 उदास माइली। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो वैल्यूएशन एक के बाद एक होता है। 1 जैसे सामान का तरीका, 2, निगमनात्मक मान विधि, 3, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, 4, अवशिष्ट विधि, अंतिम उपाय, सवाल नंबर के साथ मैपिंग, 4, समान बटा समान वस्तुएं, 3, निगमनात्मक, 2, गणना, 1, अवशिष्ट, निमोनिक, एग्जाम ट्रिक, आईडीसीआर, आइडेंटिकल डिडक्टिव सी कंप्यूटेड आर एसिड्यूल। क्यू 111, इंपोर्टेड सामान की ट्रांजैक्शन वैल्यू में किन कॉस्ट और सर्विसेज के लिए पेमेंट की गई या देने लायक रकम शामिल होगी? विकल्प: इंजीनियरिंग और डिजाइन कार्य, रॉयल्टी, कमीशन और ब्रोकरेज, ऊपर के सभी। सही, हरा टिक। जवाब, ऊपर के सभी। स्पष्टीकरण, नियम 10(1) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 उदास माइली। ट्रांजैक्शन वैल्यू असल में चुकाई गई या देने लायक कीमत प्लस एडिशन, जैसे 1, इंजीनियरिंग और डिजाइन कार्य, अगर भारत के बाहर किया जाए और मुफ्त कम कीमत पर सप्लाई किया जाए। 2, रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क, इंपोर्टेड सामान और बिक्री की स्थिति से संबंधित। 3, कमीशन और ब्रोकरेज, खरीद कमीशन को छोड़कर। प्रश्न 112, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार आईटीसी एचएस का पूरा नाम क्या है? सही जवाब, हरा निशान, भारतीय व्यापार वर्गीकरण सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। स्पष्टीकरण, आईटीसी एचएस भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी में इस्तेमाल होने वाले सामानों का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है। यह इंटरनेशनल एचएस सिस्टम पर आधारित है लेकिन भारत के लिए कस्टमाइज किया गया है। डीजीएफटी आईटीसी एचएस का इस्तेमाल इन कामों के लिए करता है: आयात और निर्यात नीति को विनियमित करें,
बताएं कि सामान फ्री बटा रिस्ट्रिक्टेड बटा प्रोहिबिटेड है या नहीं। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन एचएस इंटरनेशनल है, लेकिन आईटीसी एचएस इंडियन है। इंपोर्ट ट्रेड क्लासिफिकेशन आईटीसी एचएस का इस्तेमाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए किया जाता है। इंपोर्ट ट्रेड कोड गलत टर्मिनोलॉजी। एग्जाम लाइन। आईटीसी एचएस इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम। क्यू 113 आईटीसी एचएस डब्ल्यूसीओ द्वारा मेंटेन किए जाने वाले इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड सिस्टम गुड्स नॉमेनक्लेचर के साथ लेवल पर अलाइन है। सही जवाब हरा निशान। 6 अंक। स्पष्टीकरण। डब्ल्यूसीओ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन 6 डिजिट तक एचएस नाम रखता है। सभी सदस्य देशों को 6 अंकों तक एचएस का पालन करना होगा। 6 अंकों से आगे राष्ट्रीय उपवर्गीकरण जोड़ सकते हैं। भारत ने आईटीसी एचएस को 8 अंकों तक बढ़ाया। 8 अंक गलत क्यों है? 8 डिजिट इंडिया स्पेसिफिक है, इंटरनेशनल अलाइनमेंट नहीं। संरचना स्पष्टता। 2 अंक अध्याय, 4 अंक शीर्षक, 6 अंक सबहेडिंग इंटरनेशनल लेवल, 8 अंक भारतीय स्तर एफटीपी उपयोग। क्यू 114 नारकोटिक्स ड्रग्स के एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन किसके द्वारा दिया जाता है? सही जवाब हरा निशान। नारकोटिक्स आयुक्त। स्पष्टीकरण। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मंजूरी दी गई है। भारत के नारकोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर सक्षम अधिकारी है। प्रश्न 115 तस्करी के सामान की जब्ती सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हरा निशान। ए और बी दोनों सही है। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट 1962 के धारा 122 में न्याय निर्णय की शक्तियां दी गई हैं। अफसर, जब्ती की शक्ति, सीमा शुल्क आयुक्त, कोई मौद्रिक सीमा नहीं, संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, कोई मौद्रिक सीमा नहीं, उप सहायक आयुक्त, लागू मौद्रिक सीमा, इसलिए कमिश्नर अनलिमिटेड पावर, जॉइंट कमिश्नर अनलिमिटेड पावर, डिप्टी कमिश्नर लिमिटेड पावर, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 116 ई संचित में आईआरएन और डीआरएन। प्रश्न ई संचित में आईआरएन और डीआरएन का मतलब क्या है? सही जवाब हरा निशान। इमेज रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर। स्पष्टीकरण। ई संचित कस्टम्स का डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सिस्टम है। अवधि, पूर्ण प्रपत्र, अर्थ, आईआरएन, छवि संदर्भ संख्या, जब डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, डीआरएन, दस्तावेज संदर्भ संख्या, जब डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल से लिंक होता है, इंटरनल बटा डिलीवरी बटा रसीद जैसी शर्तें कस्टम्स टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होती। स्टैंडर्ड और ऑफिशियल जवाब इमेज रेफरेंस नंबर प्लस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर। प्रश्न 117 गोदाम में रखे माल को दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करना। सवाल वेयरहाउसिंग रेगुलेशन 2016 के अनुसार किसकी इजाजत से लाइसेंसी वेयरहाउस में रखे सामान को दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर करने की इजाजत देगा? सही जवाब हरा निशान। बांड अधिकारी। स्पष्टीकरण। वेयरहाउसिंग माल की अभिरक्षा और हैंडलिंग विनियम 2016 के मुताबिक गोदाम में रखा सामान सीधे कस्टम सुपरविजन में रहता है। बॉन्ड ऑफिसर वेयरहाउस कंट्रोल और बॉन्ड एग्जीक्यूशन का इंचार्ज ऑफिसर। क्यू 118 कस्टम अपराध में गिरफ्तारी कौन सी स्थिति सही नहीं है? कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104, सीबीआईसी दिशा निर्देश, गिरफ्तारी और अभियोजन। सही थ्रेशोल्ड याद रखने लायक उदास स्माइली। सीधी तस्करी, सोना, कीमती धातुएं आदि। 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा कीमत पर हो सकता है अरेस्ट है। धोखाधड़ी से पैसे निकालने के मामले। 2 रुपए करोड़ या उससे ज्यादा पैसे निकालने पर गिरफ्तारी। जानबूझकर गलत घोषणा, धारा 123 माल। गिरफ्तारी 1 रुपया करोड़ या उससे ज्यादा बाजार मूल्य पर। ग्रीन टिक ऑप्शन बिल्कुल सही। सिंपल इंपोर्ट अप्रेजल केस, नॉर्मल इंपोर्ट केस। 2 रुपए करोड़ वैल्यू पर अरेस्ट अलाउड नहीं है। इसी के लिए आपका कथन सही नहीं है। अंतिम उत्तर क्यू 118। व्यापारिक वस्तुओं के आयात से संबंधित मामले, मूल्यांकन मामले, जहां बाजार मूल्य 2 रुपए करोड़ या उससे अधिक है। गलत कथन, इसलिए सही विकल्प। क्यू 119 मॉडर्न फायरआर्म्स के रेप्लिका के इंपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अवधारणा समझो। रेप्लिका फायरआर्म्स अलाउ होती हैं सिर्फ तब
जब वो असली बंदूक जैसी फायर ना कर सकें। आवश्यक दस्तावेज। ए, हानिरहितता का प्रमाण पत्र। मैन्युफैक्चरर से सर्टिफिकेट की फायरआर्म की नुकसान न पहुंचाने वाली रेप्लिका है। बी, आयातक का उपक्रम। रेप्लिका बुलेट प्रोजेक्टाइल फायर नहीं कर सकती। एक्सप्लोसिव बटा कंप्रेस्ड गैस से काम नहीं करती। दोनों डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। ग्रीन टिक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। ए और बी दोनों अनिवार्य है। सही जवाब बताओ है सिर्फ आ या सिर्फ बी का ऑप्शन गलत है। क्यू 120 आईजीसीआर नियम 2017 कौन सा कथन सही नहीं है? आईजीसीआर नियमों का मूल विचार। आयात पर रियायती शुल्क। सामान को बनाने बटा जॉब वर्क में इस्तेमाल करना। सही प्रावधान। आईआईएन आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल ऑफ एंट्री में कोड करना जरूरी है। स्टेटमेंट सही होना चाहिए। प्रश्न 121 बाजार मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार बाजार मूल्य की परिभाषा क्या है? सही जवाब हरा टिक। भारत में सामान्य व्यापार के दौरान वस्तुओं का थोक मूल्य। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट की धारा 2(30) के अनुसार बाजार मूल्य भारत में व्यापार के सामान्य तरीके में प्रचलित थोक मूल्य। इसका मतलब खुदरा मूल्य एमआरपी नहीं। औसत बटा भारित माध्य। थोक मूल्य। कारण कस्टम्स वैल्यूएशन और दंड के प्रावधानों में अधिकारियों के थोक व्यापार मूल्य को यथार्थवादी रवैया है, न कि खुदरा मूल्य को। प्रश्न 122 बोनाफाइड बैगेज में ड्रग्स का आयात। हरा टिक वाला आपके सही किया है। प्रश्न ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1935 के सैर आमतौर पर यात्री अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कितनी मात्रा एकल दवा आयात कर सकते हैं? सही जवाब हरा टिक 100 औसत खुराक। स्पष्टीकरण। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 का नियम 43 आमतौर पर मना की गई दवाएं भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुमति हो मई है। सीमा 100 औसत खुराक। स्थितियां बोनाफाइड बैगेज हो। वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन रक्षक दवा होने पर अथॉरिटी रिलैक्स कर मई है। एग्जाम टिप। ड्रग्स इंपोर्ट पर्सनल इस्तेमाल 100 एवरेज डोज स्टैंडर्ड आंकड़ा। प्रश्न 123 पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर रेगुलेशन 2022 के तहत जुर्माना। सवाल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर बटा ऑथराइज एजेंट पर पेनल्टी लगाना की सक्षम अधिकारी कौन है? सही जवाब हरा टिक अतिरिक्त महानिदेशक एनसीटीसी यात्री। प्रश्न 124 खाद्य सुरक्षा एवं मानक आयात विनियम 2017। प्रश्न सार प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इंपोर्ट के लिए जा रही फूड कंसाइनमेंट की इंपोर्टर के लिए कौन सा अगर कस्टम्स कंप्लायंस डिक्लेरेशन मांगे तो फॉर्म यूज करेगा? सही जवाब हरा निशान फॉर्म 10। स्पष्टीकरण। एफएसएसए इंपोर्ट रेगुलेशन में फॉर्म 10 का खास तौर पर क्या इस्तेमाल होता है? जब खाने की चीजों की एग्जीबिशन बटा डिस्प्ले बटा ट्रेड फेयर के लिए इंपोर्ट हो, जो इंसानी खपत के लिए नहीं होते। इस फॉर्म के जरिए इंपोर्टर कस्टम्स को डिक्लेरेशन देता है कि खाने की चीजें सिर्फ एग्जीबिशन के लिए है, बाजार में बिक्री नहीं होगा। परीक्षा टिप। एग्जीबिशन बटा डिस्प्ले का मकसद फॉर्म 10। प्रश्न 125 खतरनाक कचरे का आयात। सवाल सार खतरनाक कचरे का इंपोर्ट असल यूजर्स को कब अलाउ होता है और कौन सी मंजूरी चाहिए होती है? सही जवाब हरा निशान पूर्व सूचित सहमति अनुमति। स्पष्टीकरण। खतरनाक कचरे का आयात बेसल कन्वेंशन और भारतीय नियमों के तहत सख्ती से रेगुलेटेड होता है। पूर्व सूचित सहमति पिक। निर्यातक देश से अग्रिम सहमति मतलब एक्सपोर्ट करने वाले देश पहले से सहमत हो। अनुमति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मोई एफसीसी। भारत में खतरनाक कचरा आयात करने के लिए अनिवार्य। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बटा बीआईएस परमिट के इस केस में कोई रोल नहीं होता। परीक्षा टिप। खतरनाक कचरे का आयात पिक प्लस मोई एफसीसी की अनुमति। प्रश्न 126 क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी। सवाल सार डैमेज इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी में कमी कब मिलेगा? सही जवाब हरा निशान सभी विकल्प सही है। स्पष्टीकरण। धारा 22 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 उदास्माइली। कस्टम ड्यूटी में छूट की अनुमति होती है अगर सामान अनलोडिंग से पहले या अनलोडिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो, अनलोडिंग के बाद लेकिन परीक्षा से पहले खराब हो, गोदाम से सामान निकालने से पहले एक्सीडेंट से नुकसान हो। क्यू 127 कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसे है? सही जवाब हरा निशान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 157 के अनुसार बोर्ड इस एक्ट और नियमों के हिसाब से नियम बना सकता है। बोर्ड का मतलब होता है सीबीआईसी। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? अतिरिक्त महानिदेशक डीआरआई। डीआरआई एक प्रवर्तन जांच निकाय है, नियमन बनाने वाला प्राधिकरण नहीं। राज्य सरकार। सीमा शुल्क संघ का विषय है, राज्य की भूमिका नहीं। सीमा शुल्क आयुक्त। कमिश्नर सिर्फ प्रशासनिक बटा अर्धन्यायिक शक्तियां रखता है, नियम नहीं बना सकता। एग्जाम टिप। नियम केंद्र सरकार, नियम सीबीआईसी बोर्ड। क्यू 128 कॉपीराइट रूल्स 1958 के अनुसार उल्लंघन करने वाली कॉपियों की जांच के लिए कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का अधिकार किसे है? सही जवाब हरा निशान, कॉपीराइट रजिस्ट्रार। स्पष्टीकरण। कॉपीराइट नियम 1958 के तहत जब पायरेटेड बटा उल्लंघन करने वाली कॉपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, कस्टम अधिकारियों को कॉपीराइट रजिस्ट्रार के साथ में सलाह करनी है होती है। रजिस्ट्रार ही तय करता है कॉपीराइट बना रहता है नहीं, माल उल्लंघन कर रहे हैं फिर नहीं, दूसरे लोग गलत क्यों हैं। भारतीय कॉपीराइट प्राधिकरण ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं। भारतीय सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्मों के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पॉलिसी बॉडी एग्जामिनेशन अथॉरिटी नहीं। परीक्षा के लिए एक लाइन। कस्टम्स पर कॉपीराइट का उल्लंघन कॉपीराइट रजिस्ट्रार। क्यू 129 सेटलमेंट कमीशन किसी भी अपराध के लिए मुकदमे से इम्यूनिटी कब दे सकता है? सही जवाब हरा निशान, जहां सेटलमेंट एप्लीकेशन मिलने की तारीख से पहले कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं की गई है। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट सेटलमेंट प्रोविजन के मुताबिक निपटान आयोग को अभियोजन से छूट तभी दे सकता है जब एप्लीकेशन फाइल होने से पहले प्रोसिक्यूशन शुरू न हुई हो। प्रश्न 130 नियंत्रित वितरण सीमा शुल्क विनियमन 2022 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण कौन है? सही उत्तर उदास स्माइली। राजस्व खुफिया महानिदेशालय डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक। स्पष्टीकरण। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब होता है कि तस्करी अवैध सामान को जानबूझकर अलाउ किया जाता है ताकि पूरे तस्करी नेटवर्क को पकड़ा जा सके। इसका अप्रूवल बहुत सीनियर लेवल पर होता है। रेगुलेशंस 2022 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी डीआरआई, इसलिए डिप्टी डायरेक्टर डेराई अथॉरिटी काम होती है। कमिश्नर बटा चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स डीआरआई स्पेसिफिक पावर नहीं। एडीजी डीआरआई सही। एग्जाम टिप। नियंत्रित डिलीवरी एडीजी डीआरआई प्रत्यक्ष याद रखो। प्रश्न 131 एपीडा का पूर्ण रूप क्या है? हरा टिक। सही उत्तर उदास स्माइली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। स्पष्टीकरण। एपीडा एक कानूनी संस्था है जो भारत से कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम है करती है। प्रोडक्ट्स जैसे बासमती चावल, मांस उत्पादों, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, जैविक उत्पाद। एग्जाम टिप। एपीडा एग्रीकल्चरल प्लस प्रोसेस्ड फूड प्लस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। क्यू डॉट 132 खराब हो चुके इंपोर्टेड सामान की कीमत नीचे दिए गए तरीके से पता की जा सकती है। सही उत्तर उदास स्माइली। या तो विकल्प ए या बी ऐसे माल के मालिक के विकल्प पर। स्पष्टीकरण। कस्टम एक्ट के तहत अगर इंपोर्टेड सामान खराब हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू दो तरह से तय हो सकती है। विकल्प ए सामान को पब्लिक ऑक्शन बटा टेंडर में बेचा जाता है, कुल बिक्री आय मूल्य। विकल्प बी उचित अधिकारी मूल्य का पता लगाया करता है, बाजार की हालत, गिरावट देखो, कार। इंपोर्टर ओनर को चॉइस होती है कि वो कौन सा ऑप्शन लेगा। क्यू 133 स्क्रीनिंग कमेटी कस्टम्स आयातित वस्तुओं के मूल्य घोषणा में सहायता नियम 2023। सवाल कौन सा मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा है? नहीं है। सही हरा टिक। राजस्व खुफिया विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजीडीआरआई। स्पष्टीकरण। नियम 2023 के स्क्रीनिंग कमेटी में ये सदस्य होते हैं मूल्यांकन महानिदेशक, विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के संयोजक। एडीजीडीआरआई का रोल इन्वेस्टिगेशन का होता है, वैल्यूएशन स्क्रीनिंग कमेटी का नहीं, इसलिए एडीजीडीआरआई सदस्य नहीं है। प्रश्न 134 आईपीआर आयातित वस्तुएं प्रवर्तन नियम 2007। प्रश्न कौन सा कथन सही नहीं है? सही हरा टिक। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सामान को बिना बदले दोबारा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जा सकती है।
स्पष्टीकरण। आईपीआर नियम 2007 के मुताबिक आईपीआर का उल्लंघन करने वाले सामान भारत में क्लियर नहीं हो सकते। ऐसे सामान को दोबारा एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं है, अपरिवर्तित अवस्था में भी होता है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऑप्शन क्यों सही है? असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद से सस्पेंशन कर दिया सकता है। राइट होल्डर को 10 वर्किंग डे में प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करनी है होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आयात निषिद्ध माना जाता है। प्रश्न 135। प्रयोज्यता, सीमा शुल्क, मूल्य घोषणा में सहायता नियम 2023। सवाल, ये नियम किस पर लागू नहीं होते? सही, हरा टिक। सभी विकल्प सही है। स्पष्टीकरण। नियम लागू नहीं होते गुड्स जिनके ऊपर स्पेसिफिक रेट में ड्यूटी लगती है। परियोजना आयात, पुनर्निर्यात उद्देश्य के लिए आयातित माल। प्रश्न 136। रिक्त स्थान भरें, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न, सारांश कस्टम से जुड़े किसी भी बिजनेस के लेन देन में गलत घोषणा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन के तहत साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सही जवाब, कैद होना 2 साल। अनुभाग, धारा 132। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 132 कस्टम्स ट्रांजैक्शन में गलत डिक्लेरेशन, गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत बयानों से जुड़ा है। निर्धारित सजा 2 साल तक की कैद या ठीक है या दोनों। 3 साल बटा 5 साल के ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेक्शन 132 में साफ तौर पर कर्ता को 2 साल की सजा दी गई है। क्यू 137। ड्यूटी का डेफर्ड पेमेंट जब लागू न हो। हरा टिक वाला प्रश्न, सारांश किस स्थिति में शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा लागू होगी? क्या यह एलिजिबल इंपोर्टर पर लागू नहीं होगा? सही जवाब, हरा निशान। लगातार 3 महीने में एक से ज्यादा बार ड्यू डेट तक पूरी ड्यूटी पे नहीं कर पाता है। स्पष्टीकरण। आस्थगित भुगतान सुविधा आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियम 2016 के नियम 5 द्वारा शासित है। अगर आयातक ड्यू डेट तक ड्यूटी पूरी तरह पे नहीं करता और लगातार 3 महीने में एक से ज्यादा बार डिफॉल्ट करता है, डेफर्ड पेमेंट सुविधा वापस ले लेते हैं क्या? है। 2 महीने बटा 6 महीने बटा 9 महीने के ऑप्शन गलत है। नियम खास तौर पर लगातार 3 महीने बोलता है। क्यू 138। खाली जगह भरें, बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन 2018। प्रश्न, सारांश बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत एक ऑथराइज्ड पर्सन में कस्टम्स ब्रोकर का वो कर्मचारी शामिल है जिसे कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2013 के तहत में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। सही जवाब, फॉर्म जी। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम CBLR 2013 के अंतर्गत फॉर्म जी कस्टम ब्रोकर के कर्मचारी को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र। इस बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन 2018 में ऑथराइज्ड पर्सन की परिभाषा में फॉर्म जी होल्डर एम्प्लॉय शामिल होता है। प्रश्न 139। इनकोटर्म DDP का सही पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब, डिलीवर किया गया ड्यूटी पेड। स्पष्टीकरण। DDP ICC इनकोटर्म्स के तहत एक इनकोटर्म है। DDP के तहत सेलर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। सेलर इसके लिए जिम्मेदार है। निर्यात निकासी, आयात मंजूरी, सीमा शुल्क, कर और शुल्क का भुगतान, खरीदार के स्थान पर डिलीवरी। ड्यूटी डिलीवर पेड गलत क्यों है? आधिकारिक ICC शब्द डिलीवर ड्यूटी पेड है, न कि ड्यूटी डिलीवर्ड पेड। याद रखने वाली टिप, DDP सेलर डिलीवरी तक सब कुछ पे करता है। क्यू 140। कस्टम्स एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन वेयरहाउस के लाइसेंस कैंसिल करने से संबंधित है? सही उत्तर, धारा 58B। स्पष्टीकरण। धारा 58 निजी गोदामों का लाइसेंस, धारा 58 अब विशेष गोदाम, धारा 58B गोदाम लाइसेंस का रद्दीकरण बटा निलंबन। इसलिए जब कस्टम्स किसी वेयरहाउस लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करना चाहता है तो यह पावर सेक्शन 58B से आती है। सेक्शन 59 गलत क्यों है? सेक्शन 59 वेयरहाउसिंग बॉन्ड से संबंधित है, लाइसेंस कैंसिलेशन से नहीं। परीक्षा याद करने की ट्रिक, 58 अनुदान, 58A विशेष, 58B अलविदा लाइसेंस। क्यू 141। कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 का कौन सा रेगुलेशन कस्टम्स ब्रोकर्स को बिल ऑफ एंट्री से जुड़ा बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी बनाता है? सही उत्तर, विनियमन 3। स्पष्टीकरण। रेगुलेशन 3 में साफ तौर पर कहा गया है कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना कस्टम ब्रोकर के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा। बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल फाइल करना कस्टम ब्रोकर बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए रेगुलेशन 3 के तहत लाइसेंस जरूरी है। प्रश्न 142।
आइस डैश का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हरा निशान। ये एक डैशबोर्ड है जो अलग अलग कस्टम्स डिपार्टमेंट में क्लियरिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस दिखाता है। स्पष्टीकरण, आइस डैश इंडियन कस्टम्स एडी डैशबोर्ड कस्टम्स का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल है। इसका इस्तेमाल होता है कस्टम्स क्लियरेंस की स्पीड और एफिशिएंसी देखने के लिए, अलग अलग कस्टम्स फॉर्मेशंस, पोर्ट्स, आईसीडीज, एयरपोर्ट्स का परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए। यह केस बुकिंग या डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल नहीं है। सीबीआईसी प्लस व्यापार दोनों के पारदर्शिता के लिए बढ़ता है। गलत ऑप्शंस क्यों? केस बुकिंग डिटेल्स डीआरए बटा दूसरे सिस्टम, सिर्फ सीबीआईसी के अधिकारियों की निगरानी के लिए सीमित उद्देश्य नहीं। डिजिटली साइन किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करें आइस गेट का काम है। क्यू 143, जब बीओई समय पर फाइल नहीं किया गया और ड्यूटी नहीं देनी है, छूट का मामला, तो लेट प्रेजेंटेशन चार्ज। सही जवाब हरा निशान, 50,000 रुपए तक। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 46 प्लस उससे जुड़े नियम हिसाब से अगर बिल ऑफ एंट्री टाइम पे फाइल नहीं किया और ड्यूटी देनी है ना, है छूट बटा शून्य शुल्क, तब भी देर से प्रस्तुति शुल्क एलपीसी लगते हैं। इस मामले में अधिकतम जुर्माना सीमा 50,000 रुपए। गलत ऑप्शन, 25,000 रुपए बटा 40,000 रुपए बटा 75,000 रुपए कानून में तय लिमिट नहीं है। क्यू 144, रिटायर्ड सीबीआईसी ऑफिसर के लिए कस्टम ब्रोकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की शर्तें। सही जवाब हरा निशान, वो रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर होना चाहिए और ग्रुप ए पोस्ट पर कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क दलाल लाइसेंसिंग विनियम सीबीएलआर के अनुसार रिटायर्ड सीबीआईसी ऑफिसर को ग्रुप ए ऑफिसर होना चाहिए और कम से कम 5 साल का अनुभव ग्रुप ए पोस्ट में होना चाहिए। क्या कैटेगरी में सीबीएलई एग्जाम से छूट है? मिलता है। प्रश्न 146, अग्रिम निर्णय के विरुद्ध अपील। सवाल, एडवांस रूलिंग के खिलाफ अपील ऐसी रूलिंग के कम्युनिकेशन की तारीख से के अंदर में फाइल की जा सकती है। सही जवाब हरा निशान, उच्च न्यायालय 60 दिन। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम में अग्रिम निर्णय के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन दिया गया है। धारा 28 के सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार एडवांस रूलिंग के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में फाइल होती है। समय सीमा फैसले की सूचना की तारीख से 60 दिन। सेस्टैट 90 दिन गलत है क्योंकि एडवांस रूलिंग के केस में सेस्टैट का रोल नहीं होता, सीधे हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है। एग्जाम टिप, एडवांस रूलिंग हाई कोर्ट प्लस 60 दिन सीधी याद रखो। प्रश्न 147, बिल ऑफ एंट्री में संशोधन की अनुमति नहीं है। प्रश्न के बाद बिल ऑफ एंट्री में संशोधन की अनुमति नहीं है। सही जवाब हरा निशान, ए और बी दोनों सही है। ए, इंपोर्टेड सामान को घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर किया जाता है। बी, इंपोर्टेड सामान को वेयरहाउस में जमा किया जाता है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 149 कहता है बिल ऑफ एंट्री में संशोधन की अनुमति है, लेकिन कुछ खास स्टेज के बाद नहीं। इसके बाद बदलाव की इजाजत नहीं है। घर के इस्तेमाल का सामान साफ लिए हो चुके हो, माल गोदाम में जमा हो चुके हो। इसलिए सिर्फ ए, सिर्फ बी, ए और बी दोनों सही है। एग्जाम ट्रिक, बिल ऑफ एंट्री अमेंडमेंट सिर्फ क्लियरेंस से पहले, क्लियरेंस बटा वेयरहाउसिंग के बाद। प्रश्न 148, बिल ऑफ लैडिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रश्न, बिल ऑफ लैडिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब हरा निशान, शिपिंग लाइन। स्पष्टीकरण, बिल ऑफ लैडिंग बीएल एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्लस टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। यह दस्तावेज सामान मिलने के बाद शिपिंग लाइन बटा कैरियर इश्यू काटा है। क्यू 149, किसी खास पोर्ट पर सामान को कस्टम ड्यूटी से छूट कौन दे सकता है? सही जवाब केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 25 के अनुसार सिर्फ केंद्र सरकार ही कस्टम ड्यूटी से छूट दे सकती है। यह छूट नोटिफिकेशन के जरिए होती है। कोई भी इंडिविजुअल ऑफिसर, सीबीआई, चीफ कमिश्नर, मिनिस्टर छूट नहीं दे सकता। सीबीआई जांच एजेंसी है। चीफ कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से पावर नहीं होती, केवल केंद्र सरकार सही। क्यू 150, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत प्रोविजनल तौर पर बैंक अकाउंट अटैच करना मैक्सिमम पीरियड। सही जवाब 6 महीने को और 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 5 उचित अधिकारी बैंक खाता अस्थायी रूप से संलग्न कर सकते हैं।
कस्टम कमिश्नर की मंजूरी जरूरी है। समय सीमा पहला 6 महीने, विस्तार अगले 6 महीने, मैक्सिमम 12 महीने, लेकिन 6+6 स्ट्रक्चर जरूरी है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट जिसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट शामिल है, इस चैनल के मालिक की कॉपीराइट प्रॉपर्टी है जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। बिना पहले से लिखी हुई इजाजत के इस कंटेंट की बिना इजाजत कॉपी करना, दोबारा बनाना, दोबारा बांटना, दोबारा अपलोड करना या इस्तेमाल करना पूरा या कुछ हिस्सा पूरी तरह मना है और इसके लिए लागू कॉपीराइट कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया कुछ मटेरियल कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 107 के तहत एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल या फेयर यूज के मकसद से हो सकता है। जहां भी लागू हो, संबंधित मालिकों को क्रेडिट दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए जानकारी वाले और काम के वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।